नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1241 डूबा हुआ चंद्रमा टावर। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। ठीक है, मैं संप्रदाय प्रमुख को सूचित कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कैंग वू के बोलते ही मुख्य शिखर से दिव्य प्रकाश की एक सफेद किरण नीचे की ओर आए। आने वाला व्यक्ति कुछ हद तक मोहक लग रहा था। उनकी भौहें लंबी थीं और उनका सौंदर्य किसी स्त्री के समान था। वे हवा में ऊंचाई पर तैरते हुए यीयुन को देखते हुए बोले, मेरे गुरु संप्रदाय के प्रमुख एकांतवास में हैं। उन्होंने मुझे अभी एक संदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि मैं तुम्हें अभी के लिए यहाँ ठहरा दूं। यदि तुम्हें साधना में कोई समस्या आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मेरे गुरु संप्रदाय के गुरु। इस तरह के अभिवादन का स्पष्ट अर्थ था कि उसके सामने खड़ा मोहक व्यक्ति मायरीड गॉडरिच संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य था। आमतौर पर शिष्य मायरीड गॉडरिच के संप्रदाय के गुरु को इस तरह संबोधित नहीं करते थे। उन्हें इतने स्नेह से पुकारना ही इस बात का प्रमाण था कि उनका दर्जा शायद मो शानकिंग से कम नहीं था। मेरे पीछे आओ, इतना कहकर वह व्यक्ति यीयुन को एक शांत निवास स्थान पर ले गया। यीयुन के सामने एक 3 मंजिला भव्य मीनार खड़ी थी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। मीनार के पीछे एक साधारण सा जड़ी बूटी का बगीचा था और उससे जुड़ा हुआ एक साधना कक्ष था। मायरीड गॉडरिच में कई इमारतें जैद से बनी थीं, लेकिन यीयुन को आवंटित टावर लकड़ी का बना था। लकड़ी से बना होने के बावजूद यीयुन जानती थी कि निर्माण सामग्री ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना नश्वर जैद से की जा सके। वह दिव्य रसायन शास्त्रियों के ग्रंथों से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने तुरंत ही प्रयुक्त बहुमूल्य लकड़ी की पहचान कर ली, सूरजमुखी चंद्र लकड़ी। ऐसी लकड़ी आध्यात्मिक झरनों में उगती है और चंद्रसार को अवशोषित करके बढ़ती है। ये लकड़ी हर सहस्राब्दी में 1 फुट बढ़ती है और इसे कृत्रिम रूप से नहीं उगाया जा सकता। डूबी हुई चंद्रमा की लकड़ी से निर्मित एक मीनार का उपयोग आत्मा के पोषण के लिए किया जा सकता है, जिससे साधकों को बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। कितनी फिजूल खर्ची है, ये यून ने आह भरी। ये छोटा सा टावर तो सिर्फ एक निजी शिष्य का निवास था। अगर यह संप्रदाय के गुरु या किसी वरिष्ठ का निवास होता तो शायद यह और भी आलीशान होता। अगले कुछ दिनों तक यही रहो। मेरे स्वामी को एकांतवास से बाहर आने में शायद 1 और सप्ताह लग जाएगा। समय आने पर वे स्वाभाविक रूप से तुमसे मिलने आएंगे। इस टावर में मौजूद हर चीज का आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उस पर कोई प्रतिबंध न लगा हो। वैसे भी प्रतिबंध लगे हुए दरवाजे आप खोल नहीं पाएंगे। आप अभी अंदर जा सकते हैं। उस आकर्षक व्यक्ति ने जाने से पहले संक्षिप्त परिचय दिया। वह अपने पीछे शिष्यों के कुछ निजी वस्त्र, एक स्मृति चिन्ह और एक जैद पर्ची छोड़ गया जिस पर मायरीड गॉडरिच का परिचय लिखा था। मायरीड गॉडरिच के निजी शिष्यों द्वारा पहने गए वस्त्र बैंगनी रंग के थे और छाती पर मायरीड गॉड शब्द कढ़ाई किए हुए थे। ये पोशाक अपने आप में एक उत्कृष्ट जादुई कलाकृति थी। ये यून ने नियमों वाली जैद की पर्ची के पन्ने पलटे और अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर उसने कुछ ही सेकंड में उसे पढ़ लिया। मायरीड गॉडरिच में कई नियम थे, लेकिन उनमें से अधिकतर साधारण शिष्यों के लिए थे। व्यक्तिगत शिष्यों के स्तर पर सभी नियमों का कोई महत्व नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। शक्ति होने पर कुछ नियमों का उल्लंघन करना कोई मायने नहीं रखता था, और इसी के अनुरूप व्यक्तिगत शिष्यों को हर तरह के विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त थे। ये वे चीजें थी जो साधारण शिष्यों को नहीं मिलती थी। अंतिम व्यक्तिगत शिष्य प्रतीक की बात करें तो इसे मायरीड गॉडरिच के क्षेत्र में प्रदर्शित करने मात्र से ही एक राजा को बुलाया और आदेश दिया जा सकता था। यदि राजा अवज्ञा करता तो यह मायरीड गॉडरिच के विरुद्ध एक अपराध माना जाता। राजा को तुरंत मार दिया जाता और एक नया राजा स्थापित किया जाता। इन बातों को पढ़कर यीयुन के मन में मिलीजुली भावनाएं जाग उठीं। उन्हें समझ आने लगा कि इतने सारे लोग मायरीड गॉडरिच में प्रवेश क्यों करना चाहते हैं। यही शक्ति का भय था। किसी प्रमुख संप्रदाय के समर्थन के बिना एक साधारण राजवंश मायरीड गॉडरिच के सामने एक नश्वर प्राणी के समान था। उसके पास प्रतिरोध करने का कोई साधन नहीं था। शुरुआत में यीयुन ने ओल्ड स्नेक की वजह से मायरीड गॉडरिच में प्रवेश किया था, लेकिन मायरीड गॉडरिच की स्थिति को देखकर उसे लगा कि कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में रहना बुरा विकल्प नहीं है। आखिरकार ये सिंखोल में उसका पहला अनुभव था और उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। उसे साधना के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता थी। यीयुन ने टोकन और जैद स्लिप को अपने पास रखा और फिर बैंगनी रंग के वस्त्र पहने। वह उस साधना स्थल की ओर चल पड़ा जो टावर से जुड़ा हुआ था। वहां यीयुन को अपने मन पर सनकिन मूनवुड के सूक्ष्म पोषण का एहसास हुआ। इससे उसका मन विशेष रूप से शांत हो गया और उसके रोम रोम में आसपास की युवांची ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा था। ऐसे स्थान पर साधना करने से आधे प्रयास में 2 गुना लाभ मिलता है। जब यीयुन ने अपने निजी शिष्य प्रतीक का उपयोग करके साधना कक्ष का दरवाजा खोला तो उसे एक सादे ढंग से सजा हुआ कमरा दिखाई दिया। उसमें एक लंबी किताबों की अलमारी और एक साधना संरचना बनी हुई थी। साधना संरचना के चारों ओर 100 से अधिक आध्यात्मिक रत्न रखे हुए थे। यीयुन ने गौर किया कि स्पिरिट जैद स्नेक गर्ल द्वारा निर्मित जैद की तुलना में कहीं बेहतर गुणवत्ता का था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वे किस श्रेणी के थे। जहां तक किताबों की अलमारी की बात है, वह जैद की पट्टियों से भरी हुई थी। यीयुन ने पढ़ने के लिए कुछ किताबें निकाली। उनमें न केवल साधना तकनीकों का वर्णन था, बल्कि सिंखोल के प्रमुख बुटों, प्राकृतिक संपदाओं और वहां के रीति रिवाजों का भी परिचय दिया गया था। ये बहुत व्यापक था। यीयुन धीरे धीरे पढ़ने में मग्न हो गया। उस पल में खटखट 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। यीयुन उठा और दरवाजा खोला। उसने देखा कि लगभग 15 साल की एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी।
उसका गोल चेहरा सेहतमंद चमक बिखेर रहा था, मानो कोई फूल खिलने के लिए तैयार हो। आप कौन हैं? ये यून ने उत्सुकता से पूछा। लड़की का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं जुओयान शियाओयू हूँ। मैंने कुछ दिन पहले परीक्षा उत्तीर्ण की और मायरीड गॉडरिज में प्रवेश किया। मैं वर्तमान में एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या हूँ। बाहरी संप्रदाय का शिष्य? ये यून आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि मायरीड गॉडरिज में प्रवेश के लिए 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। कड़ाही को हिलाने की पहली परीक्षा के अलावा कुछ ऐसे भी थे जो मायरीड गॉडरिज में प्रवेश के लिए दूसरी नियम आधारित परीक्षा और तीसरी साधना परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते थे। हालांकि ये लोग आमतौर पर बाहरी संप्रदाय के शिष्य ही होते थे। आंतरिक संप्रदाय या मुख्य शिष्य बनना उनके लिए बहुत कठिन था। हालांकि ये यून को इस बात पर हैरानी थी कि उसका टावर एक ऐसा क्षेत्र था जहां निजी शिष्य रहते थे। बाहरी संप्रदाय का शिष्य उस क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता था? तुम यहाँ क्यों हो? ये यून ने पूछा। ओह, जुओयान शियाओयू की आवाज काफी धीमी हो गई। उसने शर्मिंदा होकर कहा, बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्यों को विविध कार्यों के शिष्य बनने के बाद कुछ न कुछ काम करने पड़ते हैं। मुझे सिनकेन मून टावर की सेविका के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां आप भी रहते हैं, स्वामी जी। अरे, ये यून अचंभित रह गया और मुड़कर देखने लगा। जिस मीनार में वह रहता था उसके शिखर पर एक पट्टिका लगी थी जिस पर सिनकेन मून टावर लिखा था। देखने से ऐसा लगता है कि मायरीड गॉडरिज के मुख्य क्षेत्र में स्थित टावर अलग अलग सामग्रियों से बने थे और उनका नाम टावर के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्रियों के नाम पर रखा गया था। सिनकेन मून टावर नाम बुरा नहीं था, जहां तक नौकरानी की बात है। ये यून ने असहजता से अपनी नाक रगड़ी। शायद मायरीड गॉडरिज के लोग अपने उच्च पद के आदी थे, जहां उनकी सेवा की जाती थी, इसलिए उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन ये यून को सेवा लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर इतनी कोमल और प्यारी युवती से। उसे यह अजीब लगा। उस बारे में, क्या आपको शिष्य के रूप में मायरीड गॉडरिज में प्रवेश करने के बावजूद दूसरों की सेवा करने वाली सेविका होने पर कोई नाराजगी नहीं होती? ये यून ने पूछे बिना नहीं रह सकी। नाराजगी? जुओयान शियाओयू ने सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? युवा गुरु, आप जैसे निजी शिष्यों का रुतबा मुझ जैसे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से कहीं अधिक होता है। इसके अलावा निजी शिष्य के निवास में सेविका होना तो हर किसी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। यह आत्माओं की देखभाल करने, पर्वत के प्रवेश द्वार पर गश्त लगाने या खनन क्षेत्रों की निगरानी करने से कहीं बेहतर है। आपके निवास स्थान सिनकेन मून टावर का उदाहरण देते हुए, यहाँ साधना बहुत तेजी से की जा सकती है। युवा स्वामी, ये सब आपकी ही कृपा है कि मैं यहाँ आ पाता हूँ। अगर सिनकेन मून टावर में कोई नहीं रहता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आ पाता। जब जुओयान जियाओयू बोल रही थी तो ये यून ने गौर किया कि वह उसे श्रद्धापूर्वक देख रही थी। इससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने निजी शिष्य के रूप में अपनी स्थिति को बहुत हल्के में लिया था। पहली बार शांत सागर में होने के कारण मायरीड गॉडरिज के निजी शिष्य बनने से पहले उनका उस भूमि के रीति रिवाजों से कोई परिचय नहीं था। चूंकि वे इतनी आसानी से शिष्य बन गए थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह से यह एहसास नहीं था कि यह पद उनके लिए कितना सम्मान की बात है। हालांकि सिंथोल में कई विशेषज्ञ थे, लेकिन वहां नश्वर प्राणियों की संख्या उनसे भी कहीं अधिक थी। यहाँ शक्ति की पूजा 12 स्वर्गों से भी कहीं अधिक थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी को भी निजी शिष्य की सेवा करना प्रतिष्ठा की हानि नहीं लगती थी। इसके विपरीत वे इसे गर्व से करते थे। साथ ही उन्हें निजी शिष्य के कुछ लाभ भी प्राप्त होते थे, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक ऐसा काम था जिसकी हर कोई चाह रखता था। तो फिर तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली? ये यून ने उत्सुकता से पूछा। उसने गौर किया कि शिष्य के वस्त्रों के अलावा जुओयान शियाओयू के पास और कुछ भी कीमती नहीं था। स्पष्ट था कि वह एक साधारण परिवार से थी। मुझे यह अवसर इसलिए मिला क्योंकि प्रवेश परीक्षा में मेरे परिणाम थोड़े बेहतर थे। उस समय मेरे साथ प्रवेश लेने वाले कई सहपाठी मुझसे ईर्ष्या करते थे। जाहिर है, दुवानमू परिवार की प्रतिभाशाली बेटी दुवानमू किंगुन ने भी अपने परिवार की सारी शक्ति जुटा ली थी, लेकिन वह ये नौकरी पाने में असफल रही। दुवानमू परिवार? ये यून ने अनायास ही पूछा। ओह, मैं जिस देश से आता हूँ वहाँ का परिवार बहुत बड़ा है। उनके मुखिया दाव महल के 7वें तल पर हैं, इसलिए उनका दर्जा सम्राट से भी ऊंचा है। मैं समझ गया। ये यून ने सिर हिलाया। मायरीड गॉडरिज के लिए 7वीं मंजिल के दाव पैलेस क्षेत्र में मुखिया वाले परिवार का कुल स्वाभाविक रूप से कोई खास महत्व नहीं था। हालांकि ऐसे पारिवारिक वंशों का अपने अपने देशों में शायद अलौकिक अस्तित्व होता था। उनके पास अपार धन दौलत होती थी और वंश की वारिस का जीवन भी विलासितापूर्ण होता था। ऐसी धनी वारिस की सेवा पाना शायद असहज होता। ऐसे में जुओयान जियाओयू जैसी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली किसी महिला की सेवा लेना कहीं बेहतर होता। स्थिति को समझते ही उनके मन में मिलीजुली भावनाएं जाग उठीं। मार्शल आर्ट का मार्ग सचमुच कठिनाइयों से भरा था। धन दौलत तो आसानी से हासिल की जा सकती थी, लेकिन अद्वितीय दिव्य सम्राट बनना, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहना, आकाश और पृथ्वी के समान आयु का होना, ये तो बहुत ही कठिन था। वैसे मिस जुओयान, आप मेरे पास क्यों आईं? ये यून का सवाल सुनकर जुओयान शियाओयू ने जल्दी से जवाब दिया। युवा स्वामी, मुझे उस नाम से मत बुलाइए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। युवा स्वामी, मुझे सिर्फ शियाओयू कहिए। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि खाने का समय हो गया है। खाना? ये यून चौंक गया। उसे खाने के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? वैसे भी योद्धा बहुत कम साधना स्तर पर बिना खाए भी रह सकते थे। स्वाद के अलावा उन्हें खाने की कोई जरूरत नहीं थी, बस आकाश और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करना ही काफी था। जुओयान जियाओयू ने कहा, बिल्कुल सही। मायरीड गॉडरिज के निजी शिष्यों को दिया जाने वाला भोजन अन्य किसी भोजन से बिल्कुल अलग होता है। ऐसा भोजन महीने में केवल एक बार ही दिया जाता है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये कहने के बाद जुओयान शियाओयू ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यही सुना है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अध्याय 1242 भोजन। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन।
जुओयान जियाओयू ने यी यून से कुछ ही दिन पहले मायरीड गॉडरेज में प्रवेश किया था, लेकिन उन कुछ दिनों में ही वह मायरीड गॉडरेज के नियमों से काफी अच्छी तरह परिचित हो गई थी। वह निजी शिष्यों के क्षेत्र की संरचना से भी भलीभांति परिचित थी। उसने यी यून को निजी शिष्यों के भोजन कक्ष तक पहुंचाया। भोजन कक्ष कई किलोमीटर में फैला हुआ था और प्रवेश करते ही यह एक भव्य और आलीशान हॉल प्रतीत होता था। हॉल के बीच में 17 भारी और मजबूत कांसे की कलाकृतियां रखी थीं। इनमें 3 टांगों और 2 हैंडल वाली तिपाई थी और 2 हैंडल वाली बिना पैरों वाली कड़ाही थी। कुल मिलाकर 9 तिपाई और 8 कड़ाही थी, जिनसे 17 कांसे के जादुई बर्तन बनते थे। प्राचीन काल से ही भोजन शिष्टाचार में इतनी संख्या को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता था। ये यून समझ गया था कि 17 पात्र साधारण जादुई कलाकृतियां नहीं थीं। उनकी स्थिति के कारण आसपास के नियम स्वतः ही एक प्रणाली बना रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि 17 कांसे पात्र एक पूर्ण सेट थे। बर्तनों के चारों ओर 32 मेजें थीं, जो व्यक्तिगत शिष्यों के लिए तैयार की गई थीं। एक मेज पर केवल 2 ही लोग बैठ सकते थे और ये यून समय से पहले आ गया था। वह एक मेज पर बैठ गया और जुओयान शियाओयू उसके पीछे खड़ी हो गई। उसने उत्सुकता भरी नजरों से अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया, क्योंकि उसे यह दृश्य नया और आकर्षक लगा। शियाओयू, तुमने पहले बताया था कि यह भोजन महीने में केवल एक बार दिया जाता है और यह असाधारण है। ये किस मायने में असाधारण है? युवा स्वामी, मैंने सुना है कि मासिक भोजन मायरीड गॉडरेज की एल्डर लानकिन द्वारा पकाया जाता है। काम सी में उनका काम काफी दुर्लभ है। वह एक रसोइया है, लेकिन आप उन्हें हर्बल बोर्ड मास्टर भी कह सकते हैं। शांत सागर में हालांकि परिष्करण गुरु, सरणी गुरु, रसायनज्ञ, निर्जन स्वर्ग गुरु या ताबीज गुरु बहुत कम हैं, फिर भी ऐसे हुनर सीखने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन रसोइये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। खाना पकाने में महारत हासिल करने वाले लोग बहुत कम हैं। एल्डर लानकिन की पाक कला उत्कृष्टता के शिखर पर है। अगर वह साधारण चावल, सब्जियां या मांस जैसी नश्वर सामग्री का भी इस्तेमाल करें तो भी वह उत्तम श्रेणी का पौष्टिक भोजन होगा। न केवल उसका स्वाद लाजवाब होगा, बल्कि सेवन के बाद वह शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी भी होगा। यदि भोजन को सर्वोत्तम श्रेणी की सामग्रियों से पकाया जाए तो इसके प्रभाव और भी स्पष्ट होते हैं। खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान एल्डर लानकिन सामग्रियों में मौजूद अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि चाहे कितनी भी मात्रा में खाया जाए, शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। गोलियों का इससे कोई मुकाबला नहीं है। कहावत है कि हर दवा में कुछ न कुछ विषाक्तता होती है। उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों में भी थोड़ी बहुत विषाक्तता होना स्वाभाविक था। अगर कोई बहुत अधिक गोलियां खा ले तो विषाक्त पदार्थ शरीर में जमा हो जाएंगे और उन्हें शरीर से बाहर निकालने में समय लगेगा। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। यह एक रसोई की विशेषज्ञता भी थी। हालांकि क्योंकि पौष्टिक भोजन का प्रभाव गोलियों की तुलना में कम शक्तिशाली होता है, इसलिए पौष्टिक भोजन पकाने का अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या और भी कम थी। युवक स्वामी, एक नजर डालिए। हॉल के बीच में रखे 17 बर्तन वे जादुई कलाकृतियां हैं जिनका उपयोग एल्डर लानकिन खाना पकाने के लिए करते हैं। ये एक सेट है और इस समय सारा खाना इन्हीं में रखा है। थोड़ी देर में मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। कुल 17 व्यंजन होंगे, 9 मांसाहारी और 8 शाकाहारी। जैसे ही जुओयान शियाओयू स्थिति समझा रही थी, लोग एक एक करके भव्य हॉल में आने लगे। ये सभी लोग निजी शिष्य थे और उनमें से अधिकांश के साथ नौकर थे। कुछ के पास तो एक से अधिक नौकर भी थे। ये यून ने एक ऐसे युवक को भी देखा जो निजी शिष्यों के वस्त्रों में नहीं था। इसके बजाय उसने कढ़ाईदार चोगा पहना हुआ था, जो आमतौर पर धनी परिवारों के वंशजों द्वारा पहना जाता है। 4 महिलाएं उसकी सेवा कर रही थीं और वे सभी बेहद खूबसूरत थीं। उनमें से 2 महिलाएं दोनों ओर से उसे खींच रही थीं, जिससे वह अपने हाथों को उन पर फिरा सके। ये यून को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार ये सब सार्वजनिक रूप से हो रहा था। इस तरह सार्वजनिक रूप से स्नेह का प्रदर्शन करना काफी हास्यास्पद था। संयोगवश इस व्यक्ति ने वही मेज चुनी जहां ये यून बैठी थी। उस आदमी ने ये यून पर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, तुम वही ये यून हो जिसने कड़ाही में हलचल मचाई थी। वह व्यक्ति मायरीड गॉडरेज के सभी निजी शिष्यों को पहचानता था, इसलिए एक अपरिचित चेहरे के अचानक प्रकट होने पर उसने तुरंत ही यून की पहचान का अनुमान लगा लिया। हाँ, मैं ही हूँ। ये यून ने सिर हिलाया। उस आदमी के बैठते ही मेज महिलाओं की मधुर बातचीत से भर गई। इससे ये यून कुछ अवाक रह गया। जो लोग उसे नहीं जानते थे, वे शायद ये भी सोच सकते थे कि वह यहाँ मौज मस्ती करने आया है। युवक ने स्पष्ट रूप से ये यून की निगाहों को भांप लिया और हंसते हुए कहा, मैं झो बिनफेंग हूँ और मेरे पास काफी सारी दासियां और रखैले हैं। मैंने संप्रदाय से 4 रखने की अनुमति मांगी थी, बाकी 8 मेरे खानदान से लाई गई हैं। मायरीड गॉडरेज के नियमों के अनुसार निजी शिष्यों को 8 रखैले रखने की अनुमति है, इससे अधिक एक भी नहीं। झो बिनफेंग की व्याख्या सुनकर ये यून और भी अवाक रह गई। तो वह उनमें से केवल 1/3 ही लाया था। 8 उसके घर पर ही रह गए थे। प्रेम के मामले में तो वह वाकई भाग्यशाली है। जूनियर ब्रदर ही मायरीड गॉडरेज में एक निजी शिष्य के रूप में आपको अत्यधिक संयमित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में पर्याप्त शक्ति है तो थोड़ा दिखावा करना भी कोई समस्या नहीं है। झो बिनफेंग, जिसका व्यक्तित्व एक अयाश की तरह था, ने 2 सुंदरियों को बैठने का इशारा किया। वे दोनों उसके दोनों ओर बैठ गईं और उसके साथ शराब पीने लगीं। ये यून ने जुओयान शियाओयू से कहा, तुम्हें भी बैठ जाना चाहिए। जुओयान शियाओयू का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जल्दी से कहा, युवा स्वामी, कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके लिए कुछ खाना लाती हूँ। उसी क्षण 17 पात्रों के ढक्कन हटा दिए गए थे। मादक पेय की एक समृद्ध सुगंध बाहर की ओर फैल गई, जिससे भूख और बढ़ गई। ये यून को जो सुगंध महसूस हुई वह उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वह एल्डर लानकिन की क्षमताओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। भोज की अध्यक्षता करने वाले लोग कुछ बुजुर्ग थे।
वे वरिष्ठ अधिकारी नहीं थे, केवल प्रबंधक थे। जुओयान शियाओयू पहले तिपाई के पास गई और वहां मौजूद बूढ़े व्यक्ति से उत्सुकतापूर्वक भोजन ग्रहण किया। यह एक कटोरे के आकार का आध्यात्मिक फल था। फल का गूदा निकाल दिया गया था और उसके भीतर सुगंधित भोजन रखा गया था। जुओयान शियाओयू ने उसे सावधानी से अपने सीने से लगाया और उससे निकलती गर्मी को महसूस किया। उसके हृदय में हलचल मच गई, क्योंकि यद्यपि उसे भोजन खाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी यह उसे बहुत उत्तेजित कर रहा था। उसने यी यून की ओर एक नजर डाली और उसे आध्यात्मिक भोजन इस तरह दिया जैसे वह उसे कोई खजाना सौंप रही हो। लेकिन उसी क्षण जुओयान जियाओयू को अचानक ऐसा लगा जैसे वह लड़खड़ाकर गिर गई हो और उसका संतुलन बिगड़ गया हो। जुओयान शियाओयू ने हैरानी से चीख मारी। हालांकि उसकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं था, फिर भी वह हवा में संतुलन बनाए रखने में माहिर थी। लेकिन इस बार जैसे ही वह गिरने वाली थी, उसने अपने आसपास के नियमों में बदलाव महसूस किया। संतुलन बनाए रखना अब नामुमकिन हो गया। पेंग, जुओयान शियाओयू सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी बाहों में रखा आध्यात्मिक फल जमीन पर गिर गया और उसके अंदर का भोजन चारों ओर बिखर गया। जुओयान शियाओयू स्तब्ध होकर जमीन पर बैठी थी। जमीन पर बिखरे भोजन को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जानती थी कि उसके पास जो भोजन था उसका कितना महत्व था। शायद उसने अपने जीवन भर में साधना के लिए जितने भी संसाधन खर्च किए थे, वे भी इस आध्यात्मिक फल के बराबर कीमती नहीं थे। फिर भी ये भोजन उसके अपने हाथों से जमीन पर बिखर गया था। बाहरी संप्रदाय की शिष्या होने के साथ साथ जो एक नौकरानी के रूप में काम करती थी, वह अपने परिवार की सबसे कमजोर सदस्यों में से एक थी। इसलिए वह निजी शिष्यों के आवासों में हमेशा बेहद सतर्क रहती थी, क्योंकि उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं अचानक उस पर कोई मुसीबत ना आ पड़े। लेकिन अब वह खुद बड़ी मुसीबत में थी। अध्याय 1243, मनुष्यों को सुअर का गोबर नहीं खाना चाहिए। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। युवा स्वामी, मैं। उद्धरण चिन्ह। जुओयान शियाओयू ने नम आंखों से यी यून को देखा। उसकी आंखों में दुख और आक्रोश था। आज ही वह यी यून की सेवा कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही एक गलती हो गई थी, और वह भी ऐसे मौके पर। ये ठीक है। यी यून खड़ा हुआ और जुओयान शियाओयू को उठने में मदद की। उसने पास ही नौकरानी के वेश में खड़ी एक लड़की की ओर देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि नौकरानी ने ही जुओयान शियाओयू को ठोकर मारी थी। देखने में तो यह अनजाने में हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन ठोकर लगने से जुओयान शियाओयू का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद किसी ने स्थानिक आयाम के नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके कारण जुओयान शियाओयू जमीन पर गिर पड़ी। यी यून की निगाहें देखते ही नौकरानी थोड़ी घबरा गई, लेकिन अपनी मालकिन को देखते ही उसका हौसला बढ़ गया। उसने बताया, ये जानबूझकर नहीं हुआ था, वह चल रही थी और गलती से मेरे पैर से टकरा गई। यी यून की निगाहें नौकरानी के पीछे खड़े एक दुबले पतले युवक पर टिक गईं। वह आंखें सिकुड़े हुए शराब का प्याला पकड़े खड़ा था। वह सुस्त लग रहा था, लेकिन यी यून जानती थी कि वही वह व्यक्ति था जिसने जुओयान शियाओयू को संतुलन बनाए रखने से रोकने के लिए नियमों का इस्तेमाल किया था। यी यून ने कमरे में मौजूद कुछ कर्मचारियों की ओर देखा। वे सभी शांत भाव से खड़े थे, मानो उन्होंने अभी अभी हुई किसी भी घटना पर ध्यान ही न दिया हो। यी यून ने मन ही मन उपहास किया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित न होने पर घटनाओं को होने देते हैं। ऐसे चालाक लोगों के मामले में निजी शिष्यों को नाराज नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अनभिज्ञता का दिखावा किया जाए। यी यून की निगाह को भांपते ही उस दुबले पतले युवक ने भी उसी निगाह से देखा। उसकी पतली सी आंखें उपहास से भरी हुई थीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? दुबले पतले युवक के तिरस्कारपूर्ण लहजे पर यी यून ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मानो यी यून से बात करना भी उसके लिए अपमानजनक हो। उसी क्षण बाहर से हंसी की आवाज आई। हा, क्या ये छोटा भाई यी है? कैसा है? क्या तुम्हें मायरीड गॉडरिज में रहने की आदत हो गई है? यी यून ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रवेश द्वार पर एक के बाद एक 4 निजी शिष्य प्रकट हुए। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले प्रवेश परीक्षा का संचालन किया था। और बोलने वाला व्यक्ति घनी भौहों वाला युवक सोन बोवेन था। सूर्यास्त तक परीक्षा लेने के बाद हम आखिरकार भोज के लिए यहाँ भागे। ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोन बोवेन ने थकावट भरे अंदाज में अपनी बाहें फैलाईं। उसके पीछे जी और छोटी बहन जिन चुप रहीं। उन्होंने बस यी यून की ओर देखा। उन सभी ने अभी अभी घटी झड़प देखी थी। चारों शिष्य अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, जबकि जी चारों में से आखिरी शिष्य के साथ बैठ गई। जहां तक जूनियर सिस्टर जिन की बात है, वह एक लड़की के बगल में बैठी थी। शेष सोन बोवेन सुस्त और दुबले पतले युवक के बगल में बैठ गया। सोन बोवेन के बैठते ही उस लंबे युवक की नौकरानी ने स्वतः ही सोन बोवेन को खाने की थाली परोस दी। यी यून को सामने आ रहे दृश्य से स्थिति का अंदाजा हो गया। सोन बोवेन और उस दुबले पतले युवक के बीच स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे संबंध थे। शायद उन्होंने इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली थी। जूनियर ब्रदर यी, ऐसा लगता है कि सिनकेन मून टावर में रहने का दुर्भाग्य आपने ही आकर्षित किया है। यी यून के बगल में जो बिन फेंग ने एक आकर्षक सुंदरी को गले लगाते हुए वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से खिलखिलाकर हंसा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यी यून ने उदासीनता से पूछा। वह बिल्कुल बेफिक्र लग रहा था, मानो खाना गिरने का उससे कोई लेना देना ही न हो। जूनियर ब्रदर यी, शायद आपको पता न हो कि निजी शिष्यों के निवास स्थान भी श्रेणीबद्ध होते हैं। सिनकेन मून टावर रहने के लिए बेहतर स्थानों में से एक है। सिनकेन मून टावर में रहने वाले संप्रदाय गुरु के शिष्य होने के नाते निशाना बनना स्वाभाविक ही है। ओह, यी यून को यह नहीं पता था कि सिनकेन मून टावर की इतनी मांग है। ऐसे में उसके साथ ऐसा बर्ताव होना स्वाभाविक था। इन लोगों के मन में उसने अपनी ज्ञान की शक्ति के कारण ही इस एंडिंग ड्रैगन काल्ड्रॉन में हलचल मचाई थी। वो तो बस सौभाग्य से निजी शिष्य बन गया था। उसने ये पद अपनी मेहनत से नहीं कमाया था। ऐसे में वे उसकी पदवी को लेकर कैसे आश्वस्त हो सकते थे?
परीक्षा के दौरान सोन बोवेन के साथ हुए उनके मतभेदों को भी शामिल करने से जो कुछ भी हो रहा था उसे समझाना आसान हो गया। और उसी क्षण सोन बोवेन ने जमीन पर बिखरे हुए खाने को देखकर आश्चर्य का नाटक किया। अरे क्या हो रहा है? उसके बगल में खड़ा दुबला पतला युवक अपनी पलकें उठाकर सुस्त स्वर में बोला, कुछ खास नहीं। कोई नौकरानी अनाड़ी थी और उसने सारा खाना गिरा दिया। ये कैसी नौकरानी है? इसके हाथ पैर काट देने से भी इतने महंगे खाने की भरपाई नहीं होगी। सुअर जैसी बेवकूफ इस नौकरानी को तो तुरंत निकाल देना चाहिए, या कम से कम अगर मेरी चलती तो मैं ही निकाल देता। ये ठीक से खाना भी नहीं परोस सकती तो मार्शल आर्ट सीखने का क्या फायदा? ये तो मजाक है, सोन बोवेन ने व्यंग्य से कहा। एक युवती होने के नाते जुओयान शियाओयू ऐसी घिनौनी उपहास पर कैसी प्रतिक्रिया देती? उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। जियाओयू वापस आओ, ये यून ने कहा। वह जानता था कि सोन बोवेन के शब्द वास्तव में उसी पर लक्षित थे, दूसरों को बदनाम करके उस पर प्रहार करने का एक प्रयास था। युवा स्वामी, मैं उद्धरण चिन्ह। जब जुओयान शियाओयू से रही थी तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती ये यून ने उसे बिठा दिया। बस बैठ जाए, ये यून ने कहा। हालांकि जुओयान शियाओयू से उनकी जान पहचान को एक दिन से भी कम समय हुआ था, ये यून जानते थे कि उनके जैसी साधारण पृष्ठभूमि वाली लड़की के लिए मार्शल आर्ट के मार्ग पर लगन से आगे बढ़ना आसान नहीं था। ये यून चुपचाप नहीं बैठ सकते थे जब उनके कारण जुओयान को धमकाया, फटकारा और अपमानित किया जा रहा था। ओह, तो ये छोटे भाई की नौकरानी ने खाना गिरा दिया। देखो मैं कितनी जल्दी बोल पड़ी। मुझे संयम रखना चाहिए था, मुझे माफ करना। खैर, इन 17 बर्तनों में रखा खाना मार्शल आंटी लानकिन ने पकाया है। ये 17 व्यंजन एक सेट हैं और अगर इनमें से कोई भी व्यंजन छूट जाए तो इसका असर बहुत कम हो जाता है। क्यों न तुम अपनी उस अनाड़ी नौकरानी से कहो कि फर्श से खाना उठा ले। यहाँ जमीन एकदम साफ है इसलिए खाना गंदा नहीं होगा। वैसे भी अगर थोड़ा बहुत गंदा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना? सोन बोवेन के पास बैठे उनके निजी शिष्य उनकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन किया। छोटे भाई सोन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर आप गिरा हुआ खाना उठाते हैं तो क्या वह सुअर का जूठा नहीं हो जाएगा? छोटा भाई ये सुअर का जूठा कैसे खा सकता है? बिल्कुल सही जूनियर ब्रदर सोंग, आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। आप सब सही हैं। भीड़ के उपहास के बावजूद ये उनको जरा भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने शांत भाव से सिर हिलाया। ये सच है कि मनुष्यों को सुअर का जूठा नहीं खाना चाहिए। जब ये यून ने बिना किसी कारण के ये शब्द कहे तो लोग कुछ हद तक हैरान रह गए। उसी क्षण ये यून ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली से एक चमकदार काली किरण फूट पड़ी। वाह! काली किरण बिजली की गति से चली और पलक झपकते ही सोन बोवेन तक पहुंच गई। सोन बोवेन घबरा गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यून अचानक कार्रवाई करेगा। इतनी तेज गति से हुए हमले ने उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं दिया। वह जल्दबाजी में पीछे हट गया, लेकिन उसी क्षण काली किरण से निकलने वाली बर्फीली ठंडी जानलेवा भावना ने आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह एक विशाल पर्वत की तरह उस पर ढह गया। हाँ, सोन बोवेन ने क्रोध से दहाड़ते हुए अपनी हथेलियों को बलपूर्वक आगे बढ़ाया और प्रकाश की एक दीवार बना दी। उसी समय सोन बोवेन के बगल में खड़ा दुबला पतला युवक भी हरकत में आ गया। सोन बोवेन उसका छोटा भाई था तो वह कैसे निष्क्रिय बैठा रह सकता था। पलक झपकते ही उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक घुमावदार ब्लेड निकाला और नीचे की ओर वार किया। बूम! एक धमाके के साथ काली किरण सोन बोवेन के प्रकाश अवरोध से टकराए। प्रकाश अवरोध के जलकर राख हो जाने से एक काली ज्वाला फूट पड़ी। आग की लपटें सोन बोवेन की युवांची के साथ साथ फैलती गईं और उनकी बाहों तक पहुंच गईं, जिससे आग थमने का नाम नहीं लिया। ये किस तरह की आग थी? सोन बोवेन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पहले कभी ऐसी ज्वाला नहीं देखी थी। आखिरकार उसके लिए विधर्मी देवता अग्निबीज को पहचानना असंभव था। आग की लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सोन बोवेन को चारों ओर से उठ रहे युवांची के बवंडरों की गर्जना और फटते हुए अंतरिक्ष से आ रहे दबाव का एहसास हुआ। इससे उसका दांतियान फटने जैसा महसूस हुआ। उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया था। पेंग! विकृत होती लिप्टों ने सोन बोवेन की छाती पर जोरदार प्रहार किया और उसके शरीर को अपनी चपेट में लेकर उसकी नसों को जला दिया। सोन बोवेन ने मुंह भर खून थूकते हुए दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर छलांग लगा दी। और ठीक उसी क्षण दुबले पतले युवक की घुमावदार तलवार कुछ देर से आकर रुकी। सोन बोवेन पहले ही गंभीर चोटों के कारण पीछे की ओर गिर पड़ा था, इसलिए जब उसकी तलवार एक खाली जगह में जा टकराई तो दुबले पतले युवक के चेहरे पर एक बेहद भयावह भाव आ गया। क्या स्थानिक आयामों के कोई नियम थे? दुबला पतला युवक स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास था कि वह समय रहते सोन बोवेन को बचा लेगा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया समय की गति अचानक धीमी हो गई। इसके अलावा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सोन बोवेन इस तरह घायल हो जाएगा। और उसी क्षण सोन बोवेन, जो अभी भी पीछे की ओर उड़ रहा था, ये यून के उंगली से टैप करने पर अचानक हवा में ही रुक गया। इसके बाद ये यून ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और उसे वापस मेज पर रख दिया। बस इसी हरकत से सोन बोवेन को जबरदस्ती पीछे खींच लिया गया। ऐसा लग रहा था मानो एक अदृश्य रस्सी ये यून की हथेली को सोन बोवेन के सिर से जोड़ रही हो, और जैसे ही ये यून ने अपनी हथेली नीचे रखी, सोन बोवेन हॉल के बीचों बीच बुरी तरह गिर पड़ा। पेंग! सोन बोवेन सिर के बल गिर पड़ा और उसकी नाक जमीन पर जा टकराए। हैरानी की बात यह थी कि वह सीधे जमीन पर बिखरे खाने के ढेर पर गिरा। उसका चेहरा और मुंह पूरी तरह से खाने से भरा हुआ था। उसकी छाती और उसके नीचे का सारा हिस्सा जलकर राख हो गया था और वह बेहद दयनीय लग रहा था। उसी क्षण ये यून ने धीरे से कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी तर्कशक्ति की प्रशंसा कर रहा था। मनुष्यों को सुअर का जूठा नहीं खाना चाहिए।
तो तुमने बिना सोचे समझे उसे क्यों खाया? और देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इसमें मजा आ रहा है। जब ये यून ने ये शब्द कहे तो हॉल में सन्नाटा छा गया। शुरू से ही ये यून का इरादा सोन बोवेन को बुरी तरह पीटकर खाने के ढेर पर फेंक देने का था। शुरू से अंत तक सोन बोवेन एक नन्हे चूजे की तरह उसके सामने असहाय थी। यह एक अप्रत्याशित परिणाम था। हालांकि सोन बोवेन को अभी निजी शिष्य का दर्जा नहीं मिला था, फिर भी उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। अन्यथा बड़े ताइकिंग उन्हें इतना सम्मान नहीं देते। फिर भी वह ये यून से बिल्कुल अतुलनीय थे। ये यून ने अभी अभी मायरीड गॉडरिज में प्रवेश किया था और उसका प्रवेश केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने एसेंडिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को हिला दिया था। एक उचित निजी शिष्य न होते हुए भी वह इतना शक्तिशाली कैसे था? ये यून के बगल में बैठे झो बिनफेंग ने ताली बजाने से खुद को नहीं रोका। वाह वाह, मुझे लगा था कि छोटे भाई को आज मुश्किल होगी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। क्या तुम्हारी साधना का स्तर सचमुच केवल चौथे तल के दाव महल तक ही सीमित है? अध्याय 1244 असाधारण सहनशीलता। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। ये यून की साधना का स्तर एक नज़र में ही स्पष्ट था। यह भी आसानी से देखा जा सकता था कि यून की नींव मजबूत थी, लेकिन उनकी सैद्धांतिक समझ और तकनीकों की शक्ति स्वाभाविक रूप से उतनी स्पष्ट नहीं थी। जहां तक मायरीड गॉडरिज के निजी शिष्यों की बात है, वे अभिमानी थे। मायरीड गॉडरिज ने उन्हें पोषित करने में बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए थे, इसलिए उनके लिए यह मानना अविश्वसनीय था कि वे एक नए शिष्य से हीन होंगे। जूनियर ब्रदर सोन, क्या तुम ठीक हो? पलक झपकते ही लंबा दुबला युवक सोन बोवेन के बगल में प्रकट हुआ। जब उसने सोन बोवेन की चोटों का निरीक्षण किया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। सोन बोवेन की धमनियों और नाड़ियों में गंभीर जलन हो गई थी। हालांकि सोन बोवेन की साधना पर कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से 1 महीने तक बिस्तर पर आराम करना पड़ेगा। तुमने अचानक उस पर निर्मम हमला कर दिया जब वह तैयार नहीं था। तुमने संप्रदाय के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है। कितनी गुस्ताखी है, लंबे कद के युवक ने कड़े स्वर में कहा। मायरीड गॉडरिज के नियमों के अनुसार शिष्यों को एक दूसरे पर अचानक हमला करने की अनुमति नहीं थी। यदि उनके बीच कोई विवाद होता तो दोनों पक्ष मायरीड गॉड प्लेटफॉर्म पर लड़ाई करने की व्यवस्था कर सकते थे। हारने वाला पक्ष समझौते के अनुसार दूसरे पक्ष को मुआवजा देता। जब लड़ाइयां असंख्य देव मंच तक पहुंचती तो यह एक विश्व प्रवर्तक युद्ध होता। हालांकि संप्रदाय के नियमों में हत्या निषिद्ध थी, फिर भी कोई पीछे नहीं हटता था, क्योंकि आमतौर पर इसका मुआवजा काफी बड़ी रकम होता था। यदि कोई गलती से दूसरे को मार देता तो यह एक ऐसी स्थिति होती जिसे टाला नहीं जा सकता था। आखिर तलवारें भेदभाव नहीं करती, इसलिए यदि शिष्यों के बीच कोई विवाद भी होता तो वे तुरंत मायरीड गॉड प्लेटफॉर्म की ओर रुख नहीं करते। ये यून द्वारा अचानक हमला करना, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आई, एक दंडनीय अपराध था। हे, ये यून ने ताना मारा। ये तो साफ है कि इस झगड़े की शुरुआत किसने की। मुझ पर संप्रदाय के नियमों का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो हम हमेशा मायरीड गॉड प्लेटफॉर्म पर जाकर मुआवजे की रकम तय कर सकते हैं। मुझे तुम्हारा स्वागत करने में खुशी होगी। आप। दुबले पतले युवक की आवाज थम सी गई और उसके पास मौखिक रूप से कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। हालांकि उन्होंने कहा कि यून ने छुपकर हमला करके जीत हासिल की थी, लेकिन उन्हें इस बात का भली भांति एहसास था कि अगर यून ने खुलेआम हमला भी किया होता तो भी वह सोन बोवेन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। यह भी काफी संभव था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे ये यून के मुकाबले अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था, तो वह मायरीड गॉड प्लेटफॉर्म पर विवाद सुलझाने का जोखिम कैसे उठा सकता था? क्या तुम मुझे असंख्य देवताओं के मंच पर उकसाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? हालांकि दुबले पतले युवक में अपने वादे को पूरा करने का साहस नहीं था, फिर भी उसका भाषण दृढ़ था। वह पहले ही 2 दशकों से निजी शिष्य रह चुका था। उसकी शक्ति सोन बोवेन से कहीं अधिक थी, जिसे हाल ही में निजी शिष्य का पद मिला था। वह चुपचाप ये यून को घूर रहा था, मानो वह ये यून की असली ताकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। और उसी क्षण ये यून ने जुआन शियाओयू से कहा, शियाओयू, क्योंकि खाना गिर गया है, जाओ मेरे लिए थोड़ा और ले आओ। ये यून की बातें सुनकर शियाओयू अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। ये यून ने सोन बोवेन को बिजली की कड़क की तरह हरा दिया। इतनी जोरदार की कान ढकने का भी समय नहीं मिला। उसने सब कुछ देखा था और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस युवा स्वामी की वह सेवा करती है वह इतना शक्तिशाली होगा। युवा स्वामी। भोजन के बारे में जुआन शियाओयू थोड़ी हैरान रह गई। उसने खाना गिरा दिया था तो उसे दूसरा हिस्सा कहां से मिलता? एल्डर लानकिन के खाने का केवल एक ही हिस्सा सबको मिलता था। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उसने देखा कि ये यून ने सोन बोवेन की मेज की ओर इशारा किया। उसकी उंगली सोन बोवेन के खाने की ओर थी। क्या वह उससे सोन बोवेन का खाना ले जाने के लिए कह रहा था? मेज पर उदास चेहरे के साथ बैठे उस दुबले पतले युवक को देखकर जुआन जियाओयू को बेहद आशंका हुई। मेज की ओर बढ़ने से पहले वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर दांत पीसते हुए आगे बढ़ी। हालांकि वह उस दुबले पतले युवक से डरती थी, लेकिन वह जानती थी कि ये यून का हमला आंशिक रूप से उसकी ओर से ही था। ऐसे में वह ये यून को कैसे नीचा दिखा सकती थी? ये यून के क्रूर हमले की तुलना में वह तो बस थोड़ा सा खाना ले रही थी। जब जुआन जियाओयू सोन बोवेन की मेज के सामने से गुजरी तो उसने उस नौकरानी को देखा जिसने उसे ठोकर मारी थी। वह उस दुबले पतले युवक के पीछे खड़ी थी और उसे गुस्से से घूर रही थी। निजी शिष्यों के अपने संघर्ष थे, जबकि दासियों की अपनी अपनी परेशानियां थीं। जुआन जियाओयू की शक्ति भले ही कमजोर रही हो, लेकिन उसके लिए दूसरी पक्ष की दासी से हारना असंभव था। उसने सोन बोवेन का खाना छीन लिया और उसी क्षण ये यून ने फिर कहा, दोनों हिस्से ले लो। क्या? ये यून के उन शब्दों को सुनते ही भोजनालय का माहौल पूरी तरह से जम गया। दुबले पतले युवक की आंखों में निर्मम चमक उठी।
सोंग बोवेन का खाना छीने जाने पर तो उसे अनदेखी करनी पड़ी, लेकिन उसका खाना भी छीन लेना सरासर अन्याय था। बदमाश, तुम हद पार कर रहे हो। तो क्या हुआ अगर मैं दोषी हूँ? मैं चुपचाप सहने वालों में से नहीं हूँ। तुमने पहले अपनी नौकरानी को उकसाकर शियाओयू को गिराया था, जिससे मेरा खाना गिर गया था। इसलिए यह मेरा फर्ज है कि मैं तुमसे हर्जाना वसूलूं। चाहे यह मामला बड़ों की सभा तक भी पहुंच जाए, मैं निर्दोष साबित होऊंगी। अगर आप अपना वह खाना रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। अगर आप 3 दिन बाद माय रीड गॉड प्लेटफॉर्म पर मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप खाना रख सकते हैं। ये यून ने यह बात उदासीनता से कही, लेकिन उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। किस बात में दबंग गई थी? यही तो थी। हालांकि दुबले पतले युवक को ये यून से कभी कोई चोट नहीं लगी, फिर भी उसका अंजाम चोट लगने से भी बदतर था। ये यून उसके भीतर तेजी से एक मानसिक राक्षस का निर्माण कर रहा था। अगर वह माय रीड गॉड प्लेटफॉर्म पर ये यून का सामना करने के लिए सहमत हो जाता तो संभवतः वह हार जाता। अगर ऐसा हुआ तो वह बुरी तरह घायल हो जाएगा और ये यून को उससे फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर वह इस धारणा को अस्वीकार कर दे और एक साधारण नौकरानी को अपना खाना ले जाने दे, तो भविष्य में वह दूसरों का सामना कैसे करेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुबले पतले युवक ने ज़ुओयान ज़ियाओयू को इस तरह देखा मानो वह अपनी निगाहों से उसे मार डालेगा। ज़ुओयान ज़ियाओयू को लगा कि दुबले पतले युवक की घूरती निगाहों से घुटन महसूस हो रही है और उसका शरीर जकड़ गया है। लेकिन उसी क्षण ज़ुओयान ज़ियाओयू ने अपने शरीर में एक कोमल आभा का संचार महसूस किया। उसे तुरंत लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है और दबाव कम हो गया है। ज़ुओयान ज़ियाओयू ने ये यून की ओर मुड़कर देखा। वह जानती थी कि वह अपनी आभा से उसकी रक्षा कर रहा है। इससे ज़ुओयान ज़ियाओयू को सुरक्षा का एक अजीब सा एहसास हुआ। वह साधारण परिवार में जन्मी थी और उसने कभी किसी शक्तिशाली समर्थक का साथ नहीं पाया था। उसे हौसला मिला, भले ही उसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर अजेय होता है। दांत पीसते हुए ज़ुओयान ज़ियाओयू ने अपनी बाहें फैलाईं और उस दुबले पतले युवक के सामने रखा खाना ले लिया। उस दुबले पतले युवक की आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था और उसी क्षण यून ने अपनी अंतर्स्थानिक अनुभूति पर दबाव डाला। क्या आप माय रीड गॉड प्लेटफॉर्म का इंतजार करने के बजाय अभी मुझसे लड़ने का इरादा रखते हैं? ये यून की आवाज मानो किसी अथाह गहराई से आ रही थी। इसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी। माय रीड गॉड रिज में तथाकथित नियमों का इस्तेमाल कमजोरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। जो जितना ताकतवर होता था, नियमों का उल्लंघन करने पर सजा उतनी ही कम होती थी। इसके अलावा ये दुबला पतला युवक और सोन बोवेन ही थे जिन्होंने झगड़ा शुरू किया था। ये यून पहले से ही तर्क का पक्ष ले रहा था। लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं था कि दुबले पतले युवक की हरकत करते ही यून तुरंत कार्रवाई करेगा। दरअसल ये यून ने ज़ुओयान ज़ियाओयू को खाना ले जाने का आदेश दिया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह उस दुबले पतले युवक को उस पर हाथ लगाने से पहले ही बुरी तरह घायल कर सकता है। उस क्षण मानो समय थम सा गया। लोग देख रहे थे कि ज़ुओयान ज़ियाओयू के नन्हे हाथों ने उस लंबे युवक के आध्यात्मिक फल को हल्के से पकड़ लिया। सब लोग चुप हो गए। कोई भी निजी शिष्य आगे नहीं आया। व्यवस्थापकों ने मामले को ऐसे ही चलने दिया जैसे कि इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। दुबले पतले युवक के चेहरे पर अभूतपूर्व कुरूपता छा गई। वह सामने खड़ी दासी को जान से मार डालना चाहता था, पर इससे उसकी प्रतिष्ठा नहीं बच पाती। वह भली भांति जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वही यून को उसे बेरहमी से पीटने का बहाना दे देगा। अंततः ये संघर्ष मेरठ देव मंच तक पहुंच जाएगा और हालात और भी बदतर हो जाएंगे। और अगर वह पहले कार्रवाई करते हुए अपने सामने मौजूद नौकरानी की हत्या कर देता तो ये यून को संप्रदाय के नियमों के तहत किसी भी प्रकार की सजा नहीं भुगतनी पड़ती। अंत में दुबला पतला युवक असहाय होकर देखता रह गया जब ज़ुओयान ज़ियाओयू ने उसका खाना छीन लिया। उसने इसे बर्दाश्त किया। उसने सचमुच इसे बर्दाश्त किया। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या पता, सफल लोग हमेशा असाधारण सहनशीलता वाले होते हैं। कुछ लोग उपहास से हंसे। वहां मौजूद अनेक निजी शिष्यों में से कई ऐसे थे जिनकी उस दुबले पतले युवक से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कुछ लोग व्यंग्य करने से खुद को रोक नहीं पाए और उनके उपहास सुनकर उस दुबले पतले युवक को ऐसा लगा जैसे वह मर ही जाएगा। उन्हें अपने जीवन में कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। अध्याय 1245 हरा आत्मा ज़ेड टुकड़ा। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। ज़ुओयान ज़ियाओयू ने फल को ये यून के सामने रख दिया। एल्डर लानकिन द्वारा तैयार किया गया पहला व्यंजन हरे स्पिरिट फल से बना था। इसकी प्राकृतिक रूप से ताजगी भरी सुगंध थी और फल में भरा हुआ चावल ज़ेड चावल था। सुनहरे धागे वाले खजूर से सजाए गए इस फल के प्रत्येक दाने में हल्का हरा रंग था। क्रिस्टलीय दानों को एक साथ रखने पर वे ज़ेड के टुकड़ों जैसे दिखते थे। महज उस सुगंध को महसूस करना ही मदहोश कर देने वाला था और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए काफी था। शानदार खाना, वाकई स्वादिष्ट है। ये यून ने इससे पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। वह कई महत्वपूर्ण हस्तियों द्वारा आयोजित भोजों में शामिल हुआ था जिससे उसे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिला, लेकिन उनमें से कोई भी उसके सामने रखे हरे आत्मा फल वाले चावल की बराबरी नहीं कर सका। वास्तव में सिंखोल अद्वितीय था। कामसी के एक बड़े हिस्से के रूप में माय रीड गॉड रिज की गहरी विरासत पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। अधिकांश समय शक्ति का प्रदर्शन युद्धों या क्षेत्रीय विवादों के अलावा अन्य तरीकों से किया जाता था। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की गुणवत्ता ही अंतर बताने के लिए पर्याप्त थी। भोजन के अलावा माय रीड गॉड रिज में सिनकिन मून टॉवर जैसी रहने की व्यवस्था भी थी। यहाँ तक कि निजी शिष्यों द्वारा पहने जाने वाले साधारण वस्त्र भी उच्च कोटि के जादुई वस्त्र थे। हर चीज में कोई कमी नहीं थी। उस समय झो बिनफेंग मुस्कुराते हुए बोले, भाई एल्डर लानकिन के भोजन का थोड़ा सा हिस्सा खा पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे लिए तो ये कभी भी पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा इन 9 तिपाई और 8 कड़ाही में रखा भोजन एक प्राकृतिक संयोजन बनाता है। ये 17 नियमों का पोषण करते हैं।
इस पहले चावल के व्यंजन को ग्रीन स्पिरिट जेड फ्रैगमेंट कहते हैं। इसमें भरपूर लकड़ी तत्वीय युआन क्यूई समाहित है और ग्रीन स्पिरिट फ्रूट का सार चावल में समाहित हो चुका है। भोजन का आनंद लें। जैसे ही झो बिनफेंग बोलने लगा, उसने अपना खाना तेजी से खाना शुरू कर दिया। झो बिनफेंग स्पष्ट रूप से जीवन के व्यापक अनुभव वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके खाने पीने का व्यवहार बिल्कुल भी शालीन नहीं था। उसने हरे रंग के स्पिरिट जेड फ्रैगमेंट को चबाया, जिससे उसका मुंह चावल की सुगंध से भर गया। ये यून ने खुद 2 सेट खाए और उन्हें बहुत आनंद आया। जेड पर राइस न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि उसकी बनावट भी लाजवाब थी। वह नरम था और अपनी लोच नहीं खो रहा था। कुछ ही निवालों में उसने फल के अंदर मौजूद चावल का 1/4 हिस्सा खा लिया। हालांकि ये यून ने देखा कि ज़ुओयान शियाओयू उसके बगल में सिर झुकाए बैठी थी। वह बहुत आज्ञाकारी लग रही थी। एक विचार के साथ उसने ग्रीन स्पिरिट जेड फ्रैगमेंट का दूसरा हिस्सा ज़ुओयान शियाओयू के सामने धकेल दिया और कहा, एक और हिस्सा है, इसे ले लो। ज़ुओयान शियाओयू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं खा सकती। ये भोजन विशेष रूप से निजी शिष्यों के लिए तैयार किया गया है। मुझ जैसी दासी इसे कैसे खा सकती है? नौकरानी को बैठने की अनुमति मिलना ही अत्यंत उच्च कोटि का विशेषाधिकार माना जाता था। भोजनालय में खाना खाने की बात तो दूर की थी। कोई बात नहीं, वैसे भी 2 सविंग हैं। ये यून के बोलते ही उसने हॉल के बीचों बीच इशारा किया। सोंग बोवेन को इतनी गंभीर चोटें आई थी कि वह अभी भी बेहोश था। भोजन की देखरेख करने वाले सेवकों ने अपना काम शुरू कर दिया। वे सोंग बोवेन के इलाज के लिए लोगों को ढूंढने लगे और इसी वजह से स्वाभाविक रूप से वह अपना भोजन नहीं कर पाए। इसलिए ये यून ने औपचारिकता निभाने से बचने के लिए सोंग बोवेन का भोजन स्वयं ले लिया। ऐसे स्वादिष्ट भोजन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था जो किसी के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी हो। लेकिन स्वामी जी, मैं इसे बिल्कुल नहीं खा सकती। ज़ुओयान शियाओयू अपनी बात पर अड़ी रही। उसे लगता था कि उसकी निम्न सामाजिक स्थिति उसे इस महंगे भोजन का आनंद लेने का अधिकार नहीं देती। तो फिर एक छोटा कटोरा ले लो और थोड़ा खा लो। अगर तुम मुझे खाते हुए देखते रहोगे तो मुझे बेचैनी होने लगेगी। ये यून को खाना खाते समय लोगों द्वारा सेवा किए जाने की आदत नहीं थी। अगर कोई नौकरानी उसे खाना खाते हुए देखती रहती तो उसे असहज महसूस होता था। प्रस्ताव को ठुकराने में असफल रहने के बाद ज़ुओयान जियाओयू ने एक छोटा कटोरा लिया और एक करछी से अपने कटोरे में चावल का एक हिस्सा निकाला और इसके अलावा कुछ भी लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अपनी छोटी कटोरी में थोड़े से चावल को देखते हुए ज़ुओयान शियाओयू दुविधा में पड़ गई। वह भली भांति जानती थी कि माय रीड गॉडरिज में बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का दर्जा कितना नीचा होता है। एक निजी शिष्य की सेविका होना ही उसके लिए काफी सुखद था, लेकिन ये उनकी सेवा कर पाना उससे भी कहीं अधिक खुशी की बात थी। प्रकाश में क्रिस्टलीय मोती जैसे चावल किसी उत्तम कलाकृति की तरह चमक रहे थे। वो उन्हें खाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि पास में खड़ी नौकरानियां, विशेषकर वह लड़की जिसने उसे ठोकर मारी थी, उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रही थी। ज़ुओयान शियाओयू ने अपना छोटा सा मुंह खोला और बड़ी सावधानी से एक निवाला चावल खाया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे चबाती गई और भोजन को मुंह में रोके रखती गई, उसकी सुगंध उसके मुंह में भर गई। फिर उसने अनिच्छा से उसे निगल लिया, लेकिन फिर भी चावल उसके मुंह में रहते हुए ही शुद्ध युआन ची में परिवर्तित हो गया था, जो उसके शरीर में समाहित हो गया था। इसने उसके दांतियान को पोषण दिया। ज़ुओयान जियाओयू ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी साधना का स्तर, जो हाल ही में स्थिर हो गया था, धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस प्रकार के आध्यात्मिक भोजन का प्रभाव निम्न साधना स्तर वाले साधकों पर अधिक तीव्र होता था। यदि निम्न साधना स्तर वाले योद्धा अत्यधिक पौष्टिक गोलियों का सेवन करते तो उनका शरीर उन गोलियों की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। ऐसे में योद्धा की मृत्यु हो सकती थी। हालांकि भोजन के सेवन से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। दूसरी डिश ले आओ, 2 सविंग ले लो, ये यून ने मुंह पोंछते हुए कहा। उसने ग्रीन स्पिरिट जेड फ्रैगमेंट की लगभग 2 सविंग खा ली थी और उसे भूख लगने लगी थी। हाँ, ज़ुओयान जियाओयू ने सिर हिलाया और एक पीतल के बर्तन की ओर चलकर दूसरा व्यंजन उठाया। खाना परोसने वाले कर्मचारी के पास जाते समय वह थोड़ी झिझक रही थी। 2 बार खाना मांगने से डर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कर्मचारी बिना मांगे ही 2 बार खाना दे देगा। इस स्थिति में मौन सहमति थी। इससे ज़ुओयान जियाओयू को यह एहसास हुआ कि माय रीड गॉडरिज एक ऐसा संप्रदाय था जो शक्ति को महत्व देता था। यहाँ शक्ति ही सर्वोपरि नियम था। एक व्यक्ति का 2 बार खाना खाना और यहाँ तक कि अपनी नौकरानी को भी थोड़ा सा देना। कितना अहंकार है। बड़े भाई जी, क्या आप चुपचाप देखते रहेंगे? निजी शिष्यों में से किसी ने जी चांगशेन से यह बात कही। वे सभी निजी शिष्य थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति में भी बहुत अंतर था। जी चांगशेन 3 शताब्दियों से अधिक समय से निजी शिष्य थे। सोंग बोवेन स्वाभाविक रूप से उनसे अतुलनीय थे। यही कारण था कि वे प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सके और मो शानकिंग को एसेंडिंग ड्रैगन कॉल्ड्रॉन की अध्यक्षता करने में सहायता कर सके। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करता हूँ? आज के झगड़े में जूनियर ब्रदर सोंग की गलती थी। अपनी ताकत को न पहचानते हुए उसने जानबूझकर ये यून को उकसाया और नतीजा भुगता। इसके लिए खुद के अलावा और कौन जिम्मेदार है? हालांकि ये यून ने तो बेरहमी से बदला लिया। उसका स्वभाव तो बिल्कुल घिनौना है। हालांकि माय रीड गॉडरिज में ताकत को महत्व दिया जाता है, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। जब उसका सामना किसी ज्यादा ताकतवर से होगा तो नुकसान उसी का होगा, जी चांगशेन ने बेपरवाही से खाते हुए कहा। हालांकि ये यून जी चांगशेन की बातचीत नहीं सुन सका, लेकिन उसकी नजर अनजाने में जी चांगशेन पर पड़ गई थी। ये यून को लगा कि जी चांगशेन दूसरों पर एक गहरा और अथाह प्रभाव छोड़ते हैं। शाओयू और लो। जब ये यून ने देखा कि ज़ुओयान शियाओयू प्रत्येक व्यंजन का केवल एक छोटा सा निवाला खाकर आगे खाने से मना कर देती है, तो उसने उसे एक बड़ा चम्मच भरकर व्यंजन दिया, जिससे उसका कटोरा लगभग पूरा भर गया।
युवा स्वामी, मैं जुओयान जियाओयू इस कृपा से अभिभूत थी, लेकिन उसके कटोरे में मौजूद भोजन को देखते हुए वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकी। इसे खा लो, वैसे भी यह सोन बोवेन का है। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो यह व्यर्थ होगा। इसके अलावा मुझे आभास हो रहा है कि इस भोजन को खाने से तुम्हें जो साधना लाभ मिलेंगे वे मुझसे कहीं अधिक होंगे। ऐसा लगता है कि तुम एक बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। ये युन ने भोजन का भरपूर आनंद लिया, क्योंकि इतने वर्षों बाद उसने ऐसा भोज किया था। पहले जब ये युन दिव्य लोक में थे तब उन्होंने 25 वर्षों तक एकांतवास किया और लगभग कुछ भी नहीं खाया पिया। जब वे मृगतृष्णा सागर लोक गए तो वहां कुछ वर्षों तक रहे और हुआन चेनिक्सु के साथ सुखमय जीवन व्यतीत किया। वह एक संत जैसी महिला थी। वे अक्सर आध्यात्मिक फूल खाती और सुबह की ओस पीती थी। हालांकि उनका भोजन उत्तम दर्जे का था, लेकिन ये उनकी नजर में वह स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं था। भला एक कुशल जड़ी बूटी विशेषज्ञ द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए लजीज व्यंजनों की तुलना भला कैसे की जा सकती थी। ये यून को लगा कि वह केवल मासिक भोज के लिए ही मायरीड गॉडरेज में रह सकता है। उस रात पेट भर खाने के बाद ये यून ने एकांत ध्यान करना शुरू किया। 17 व्यंजन खाने के बाद ये यून को महसूस हुआ कि उसके शरीर में युआनची ऊर्जा एकत्रित हो रही है। हालांकि यह तीव्र नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी खत्म न होने वाली हो, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह लगभग मुक्ति के शिखर पर पहुंचने वाला है। दरअसल ये यून ने मिराज क्षेत्र में कुछ वर्षों तक साधना की थी और उसकी साधना का स्तर 5वीं मंजिल के दाव पैलेस के बेहद करीब था। अब वह सफलता के कगार पर था, लेकिन ये केवल भोजन के कारण नहीं था। अगर उसने वह भोजन न भी किया होता तो भी वह कुछ महीनों बाद स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त कर लेता। भोजन ने बस उसे कुछ समय बचा दिया। और हाँ, सनकेन मून टावर एकांतवास के लिए बहुत उपयुक्त था, इसलिए ये यून 3 दिनों के लिए एकांतवास में चली गई। इस दौरान जुआन जियाओयू सनकेन मून टावर के प्रांगण में पहरा दे रही थी। ये यून की रक्षा करते हुए वह स्वयं भी साधना कर रही थी। वहां मौजूद संरचनाओं द्वारा बड़ी मात्रा में युआनची एकत्रित की जा रही थी, और सनकेन मूनवुड द्वारा उसकी आत्मा को पोषण मिलने से जुआन जियाओयू के लिए साधना करना बहुत आसान हो गया। 17 व्यंजनों से प्राप्त युआनची को आत्मसात करने में उसे 2 दिन लगे। उसकी साधना का स्तर कम होने के कारण उसे ये यून से पहले ही सफलता प्राप्त हो गई। उसकी साधना का स्तर युआन ओपनिंग के पूर्ण स्तर तक पहुंच गया था। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी साधना का स्तर बुरा नहीं था। हालांकि स्वर्ग आरोहण और दाव अभिव्यक्ति का क्षेत्र अभी भी उसे ये यून के दाव महल के क्षेत्र से अलग कर रहा था। फिर भी जुआन जियाओयू बहुत प्रसन्न थी। उसने अनुमान लगाया कि यदि वह मायरीड गॉडरेज में प्रवेश नहीं करती तो उसके दाव बीज को दाव वृक्ष में विकसित होने में 3 और वर्ष लग जाते, जिससे वह आधिकारिक तौर पर स्वर्गारोहण क्षेत्र में प्रवेश कर पाती। स्वर्ग में प्रवेश करने में लगने वाला समय घटकर कुछ महीनों तक सीमित हो गया था। वह ये उनके एकांतवास से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि वह अपनी साधना के परिणाम दिखा सके। हालांकि जुआन शियाओयू जानती थी कि उसकी उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी उसे लगता था कि ये उनसे केवल एक सहमति भरी नजर पाना ही उसे अपार प्रसन्नता से भर देगा। जैसे ही जुआन जियाओयू उस पल का इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। जुआन शियाओयू ने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ 4 लोगों को खड़ा देखा। वे मायरीड गॉडरेज के सेवकों की वर्दी पहने हुए थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपना काम कर रहे थे। क्या तुम बाहरी संप्रदाय की शिष्या हो, जुआन शियाओयू? समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति ने जुआन शियाओयू से ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं झलक रही थी। यह मैं ही हूँ। जुआन जियाओयू चौंक गई। उस व्यक्ति के पहनावे से लग रहा था कि वह मायरीड गॉडरेज के विविध कार्यों के विभाग का प्रभारी है। ठीक है, तुम्हारा काम बदल दिया गया है। अब से तुम्हें सनकेन मून टावर में नौकरानी बनकर काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आओ, हम तुम्हारे लिए एक नया काम तय कर देंगे। जुआन शियाओयू की सांसें थम गईं। उसे कभी लगता था कि मायरीड गॉडरेज में प्रवेश करना और ये यून की दासी बनना उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशनसीब घटना थी। लेकिन क्या ये सुख 3 दिन से भी कम समय तक टिकने वाला था और पल भर में गायब हो जाएगा? अध्याय 1246 नवागंतुक। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से अपना सामान पैक करो। जब सेवक ने जुआन शियाओयू को स्तब्ध अवस्था में देखा तो उसने अधीरता से यह बात कही। वह एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या थी और इसी कारण उसका काम विविध कार्यों के विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता था। उनके आदेश उसके लिए शाही फरमान के समान थे, तो भला वह उन्हें कैसे मना कर सकती थी? इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए बाहरी संप्रदायों के शिष्यों को सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। वे बहुत ही महत्वहीन थे। जुआन जियाओयू ने अपने होंठ दबाए और स्वीकार किया कि वास्तव में उसकी स्थिति के अनुसार उसे ये यून की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था, जो एक शक्तिशाली निजी शिष्य था और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जब यंग मास्टर ये ने एकांतवास शुरू किया तो मैं यहीं पर उनका इंतजार कर रही थी। फिलहाल मैं सनकेन मून टावर में यंग मास्टर ये की सेवा कर रही हूँ, इसलिए अगर मुझे जाना है तो मुझे उनके एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करना होगा ताकि मैं उन्हें अपने जाने की सूचना दे सकूं। सनकेन मून टावर के एकांत क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा संरचना थी। एक बार सक्रिय होने पर बाहर से कोई भी जानकारी अंदर भेजी जा सकती थी। दुर्भाग्यवश एकांतवास में योद्धा अपनी चेतना खो बैठते थे। उन्हें अपने आसपास घटित होने वाली हर चीज से बेखबर रहना पड़ता था, अन्यथा वे आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसी कारण योद्धा साधना के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए कुशल संरक्षकों की तलाश करते थे। मौजूदा हालात में ये यून को जुआन शियाओयू के जाने का पता नहीं चल पाएगा, इसलिए उसकी नौकरानी होने के नाते उसने सोचा कि उसे बिना कुछ कहे नहीं जाना चाहिए।
लेकिन जुओयान शियाओयू की बातें सुनकर मुख्य प्रबंधक अधीर हो गया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम तो बस एक नौकरानी हो जो चाय पिलाती और मालिश करती है। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि किसी की नजर तुम पर पड़े और तुम रखेल बन जाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए नौकरानी ही रहोगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी निजी शिष्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो? विदाई दे रही हो? जल्दी चलो हमारे साथ। बोलने वाला व्यक्ति सांवली त्वचा वाला एक नौकर था। वह देखने में 40 वर्ष का एक आम आदमी लग रहा था। जुओयान जियाओयू एक साधारण बाहरी संप्रदाय की शिष्या थी और किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। उसने साधना कक्ष के कसकर बंद दरवाजे पर एक अर्थपूर्ण और लालसा भरी नजर डाली और फिर उस सांवले रंग के सेवक के साथ चली गई। ... एक दिन बाद साधना कक्ष में एक धूसर लौ हवा में चक्कर लगा रही थी। बहती हुई लिप्टों के बीच एक कोमल 7 रंगों का प्रकाश था और उसके भीतर एक सोई हुई लड़की का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लिंगशी एर थी। जब से वह जागी तब से वह विधर्मी देवता अग्निबीज से विलीन हो गई थी। अब सोते समय ये युन को यह अनुभूति हो रही थी कि लिंगशी एर की आत्मशक्ति लगातार बढ़ रही है। उसने अनुमान लगाया कि जब लिंगशी एर की आत्मशक्ति एक निश्चित चरम सीमा पर पहुंच जाएगी तो उसका एक नया रूपांतरण होगा। यह अज्ञात था कि लिंगशी एर और विधर्मी देवता अग्निबीज किस रूप में विकसित होंगे। मेरी साधना का स्तर अंततः दाव महल के 5वें तल के स्तर तक पहुंच गया है। अब जाने का समय हो गया है। ये युन ने गहरी सांस ली क्योंकि उसके चारों ओर फैली काली ज्वालाएं और शुद्ध युआनची उसके शरीर में इस तरह समा गई मानो कोई वेल पानी पी रही हो। ये युन ने मंत्र खोला और साधना स्थल से बाहर निकल गया। रात हो चुकी थी और सनकेन मून टावर में नारंगी पीली रोशनी जगमगा रही थी। हवा में चाय की हल्की खुशबू फैली हुई थी जिससे ये युन को ताजगी का एहसास हुआ। ये युन को अचानक एहसास हुआ कि उसके दैनिक कार्यों का ध्यान रखने वाली नौकरानी का होना वाकई बहुत अच्छी बात है। अतीत में वह बहुत लंबे समय तक अकेला रहा था और उसे कुछ हद तक अकेलापन महसूस होने लगा था। ये युन ने सनकेन मून टावर का दरवाजा धक्का देकर खोला और कमरे में प्रवेश किया, जहां उसने देखा कि मेज पर चाय पहले से ही तैयार थी। चाय के बगल में 2 प्लेटों में सुंदर ढंग से सजाई गई मिठाइयां रखी थीं। ये मिठाइयां भी एक ऐसी चीज थी जो मायरीड गॉडरिच केवल अपने निजी शिष्यों को ही देता था। आम शिष्यों को ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाने का कोई मौका नहीं मिलता था। कुछ मिठाइयों को बड़ी मेहनत से चुना गया था, जिनमें विभिन्न रंगों और आकृतियों को एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में एक साथ रखा गया था। और मेज पर एक पीतल का चूल्हा रखा था। उससे गर्म हवा निकल रही थी जिससे मिठाइयों की गर्माहट और मुलायम बनावट बनी हुई थी। ये युन जानती थी कि शियाओयू को ठीक ठीक पता नहीं था कि उसका एकांतवास कब समाप्त होगा, इसीलिए वह हर दिन ये सब चीजें नए सिरे से तैयार करती होगी। वह वाकई बहुत विचारशील थी। जब वह इस मामले पर विचार कर ही रहा था तभी उसने ऊपर से नौकरानी के कमरे का दरवाजा खुलते सुना। लाल पोशाक पहने एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। उसका हावभाव बहुत ही शालीन था। उसकी गोरी त्वचा पर एक स्वस्थ चमक थी जो उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। हालांकि वह जुओयान जियाओयू नहीं थी। ये युन अचंभित रह गया। एक लड़की अचानक उसके सनकेन मून टावर में प्रकट हुई और दूसरी मंजिल के कमरे में रहने लगी। इससे वह थोड़ा हैरान रह गया। तुम कौन हो? ये युन ने पूछा। लड़की ने ये युन को झुककर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम दुवानमू किंगवन है। मैं बाहरी संप्रदाय की शिष्या हूँ और 7 दिन पहले ही मायरीड गॉडरिज में आई हूँ। पहले मैं दक्षिण पूर्वी जड़ी बूटी उद्यानों में जड़ी बूटियों की देखभाल करती थी। कल विविध कार्यों के विभाग के लोगों ने मुझे आपकी सेवा करने का निर्देश दिया। हे युवा स्वामी। युवक, आप 4 दिनों से एकांतवास में हैं, है ना? आप थके हुए होंगे। मैंने आपके लिए मिस्टी फ्लावर टी बनाए हैं और सनकेन वाटर फ्रेग्रेंस का चूल्हा जलाया है। युवक, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको शराब पीना पसंद है? यदि हाँ तो मैं एक बर्तन गर्म कर देती हूँ। आप पहले स्नान कर सकते हैं और उसमें भीगते हुए पी सकते हैं। लाल कपड़े पहनी लड़की ने ये सब बातें तब कही जब वह हवा के झोंके की तरह पहली मंजिल पर पहुंची। उसने पहली मंजिल पर बने बाथरूम का दरवाजा भी खोल दिया। सनकेन मून टावर का स्नानघर बेहद विशाल था। स्नान कुंड उत्तम गुणवत्ता वाले जेड पत्थर से बना था और पानी से भरा हुआ था। पानी की सतह पर हर रंग की फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। उससे घनी भाप निकल रही थी जिससे पूरा इलाका धुंधला सा लग रहा था। उसे देखते ही मन को सुकून का एहसास होता था। मैंने इस कुंड को असंख्य देव पर्वतमाला की मुख्य चोटी के 10,000 साल पुराने पिघले हुए बर्फ के पानी से भर दिया है। इसे अभी अभी गर्म किया गया है और मैंने इसमें पंचरंजित फूल की पंखुड़ियां बिखेर दी हैं। इसका बहुत ही ताजगी भरा प्रभाव है। स्वामी जी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? यदि हाँ तो मुझे आपको स्नान करने में मदद करने दीजिए। दुवानमू किंगवन बोलते बोलते चाय की थाली उठा ली। नर्म लकड़ी से बनी ये थाली पानी पर तैर सकती थी। इस पर शराब और चाय रखकर नहाते समय कभी भी इसका सेवन किया जा सकता था। ये बेहद सुविधाजनक था। दुवानमू किंगवन ये युन को स्नानघर में आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन ये युन का हाथ खींचना उसके लिए उचित नहीं था। इसलिए वह स्नानघर के प्रवेश द्वार पर खड़ी रही और नम आंखों से ये युन को ध्यानपूर्वक देखती रही। उस समय दुवानमू किंगवन शांत और गरिमा में दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में वह कुछ घबराई हुई थी। हालांकि वह दुवानमू परिवार से थी और वेन्यू देश में उसका विशेष स्थान था, फिर भी वह जानती थी कि मायरीड गॉडरिज में उसकी स्थिति कितनी निम्न थी। निजी शिष्यों की तुलना में यह अंतर दिन और रात के अंतर जितना स्पष्ट था। जब दुवानमू किंगवन को निजी शिष्यों की सेवा करने का अवसर नहीं मिला था तब वह कुछ हद तक निराश हुई थी, लेकिन उम्मीद छोड़ देने के बावजूद भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ ने उन्हें ऐसा अवसर प्रदान कर दिया। इसलिए उसने इस अवसर को और भी अधिक महत्व दिया। हालांकि उसका दुवानमू परिवार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके मुखिया की उम्र काफी बढ़ चुकी थी।
उनका जीवनकाल समाप्त होने वाला था और अगर वह परिवार को संभाल नहीं पाती तो दुआनमू परिवार की स्थिति बेहद खतरे में पड़ जाती। अब उसे सिनकेन मून टावर में आए एक दिन हो चुका था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सतर्क और सावधान थी, क्योंकि वह यंग मास्टर यी की उपेक्षा नहीं कर सकती थी, वही व्यक्ति जिसकी सेवा करना उसका कर्तव्य था। हालांकि उसकी उम्मीदों के बावजूद उसे यी यून के चेहरे पर संतुष्टि का कोई भाव नहीं दिखा। इसके बजाय उसे ये देखकर घबराहट हुई कि वह भौहें चढ़ा रहा था। अध्याय 1247 डुआनमू क्विंगवन। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। युवक स्वामी क्या आप मुझसे असंतुष्ट हैं? डुआनमू क्विंगवन ने सावधानीपूर्वक जांच की। ये यून ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दृष्टि से सिनकेन मून टावर के आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। उसे ज़ुओयान शियाओयू का कोई सुराग नहीं मिला। ज़ुओयान ज़ियाओयू चला गया था। ये यून को अचानक एक अशुभ आशंका महसूस हुई। ये यून को स्वाभाविक रूप से दुआनमू किंगवन का नाम याद आ गया। इससे पहले ज़ुओयान शियाओयू ने बताया था कि दुआनमू किंगवन एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या थी जो उसके साथ ही मायरीड गॉडरेज में प्रवेश कर चुकी थी। उस समय दुआनमू किंगवन भी निजी शिष्य विभाग में सेविका बनना चाहती थी। उसने अपने पारिवारिक संबंधों का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अंततः ये नौकरी ज़ुओयान ज़ियाओयू को मिल गई क्योंकि वह उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली थी। अगर तब भी कोई फेरबदल होता तो दुआनमू किंगवन को वहां नहीं होना चाहिए था। वह किसी भी तरह से निजी शिष्य क्षेत्र की नौकरानी नहीं थी। ये जानते हुए भी ये यून को उम्मीद बनी रही। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारी नौकरानियां भी बारी बारी से काम करती हैं? पहले ज़ुओयान शियाओयू मेरी सेवा करती थी। वह कहाँ है? शियाओयू, उसका तबादला हो गया है। विविध कार्य विभाग ने मुझे उसकी जगह नियुक्त करने का निर्देश दिया है, दुआनमू किंगवन ने उत्तर दिया। उसका तबादला हो गया। दुआनमू किंगवन के इस जवाब ने ये यून का दिल तोड़ दिया। वाकई जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कारण को लेकर कोई संदेह नहीं था। ये 4 दिन पहले हुए भोज के कारण ही हुआ होगा। ये यून निजी शिष्य था और अपनी प्रबल शक्ति के कारण कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ज़ुओयान शियाओयू अलग थी। वह बाहरी संप्रदाय की शिष्या थी जिसमें न तो शक्ति थी और न ही पृष्ठभूमि। उसे आसानी से बलपूर्वक पराजित किया जा सकता था। हालांकि मायरीड गॉडरेज के नियमों में शिष्यों को एक दूसरे की हत्या करने से मना किया गया था, लेकिन अगर कोई निजी शिष्य किसी बाहरी संप्रदाय के शिष्य की हत्या कर देता था तो कुछ स्पिरिट ज़ेड का भुगतान करने के अलावा कोई खास सजा नहीं थी। सोंग बोवेन और वह दुबला पतला युवक स्पष्ट रूप से उदार लोग नहीं थे। ये यून के हाथों हार झेलने के बाद वे जानते थे कि अब पासा पलटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा ज़ुओयान शियाओयू पर निकाला। भोज में वापस आकर ज़ुओयान ज़ियाओयू ने ये यून के कहने पर सोंग बोवेन और उस दुबले पतले युवक के चेहरे पर थप्पड़ मार दिए। ऐसे में ज़ुओयान ज़ियाओयू का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। और सबसे बुरी बात यह थी कि ये सब ये यून के अपने कार्यों का परिणाम था। ये जानकर ये यून को बहुत पछतावा हुआ। उसकी लापरवाही ने ज़ुओयान शियाओयू को मुसीबत में डाल दिया। अगर वह ज़ुओयान शियाओयू को अपने एकांत कक्ष में ले आया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ज़ुओयान शियाओयू कहाँ है? वह कहाँ चली गई? ये यून की आवाज में जल्दबाजी थी और अनजाने में ही उसमें जानलेवा इरादा झलक रहा था। इससे दुआनमू किंगवन भयभीत हो गई। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। दुआनमू किंगवन ये यून को देखकर सचमुच चौंक गई। वह अभी केवल युवान ओपनिंग स्तर पर ही थी और ये यून की घातक इच्छा से घिर जाना उसके लिए किसी नश्वर प्राणी के लिए ठंडी हवा में नग्न खड़े होने जैसा था। वह भय से कांप उठी। आपने उसकी जगह किसी और को रख दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि वह कहाँ है। ये यून ने एक कदम आगे बढ़ाया और दुआनमू किंगवन को घूर कर देखा। दुआनमू किंगवन पीछे हट गई, लेकिन ये यून के प्रभावशाली हाव भाव के सामने वह सहन नहीं कर सकी। अनजाने में ही वह एक कुर्सी पर बैठ गई और भय से भरे चेहरे के साथ ये यून को घूरने लगी। उसने पहले बहनों से ये यून के बारे में सुना था। एक नए नियुक्त निजी शिष्य के रूप में ये यून न केवल व्यवहार में उत्कृष्ट था, बल्कि वह बहुत शक्तिशाली और सेवकों के प्रति दयालु भी था। जब उसका तबादला सिनकेन मून टावर में हुआ तो कई लड़कियां उससे ईर्ष्या करने लगी। उसे विश्वास था कि ये यून की सेवा के लिए चुना जाना उसके कई जन्मों की मेहनत का फल था। वह पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाना चाहती थी। आज उसने जो भी काम किया उसमें घंटों लगे और सब कुछ उसने बड़ी सावधानी से किया। हालांकि उसे ये यून से तारीफ तो नहीं मिली, लेकिन ये यून ने उससे जानलेवा इरादे से भरे सवाल पूछकर उसे परेशान कर दिया। उस पल उसे बेहद दुख हुआ। मुझे सचमुच नहीं पता। जब दुआनमू किंगवन बोल रही थी तो वह भावनात्मक रूप से आहत महसूस कर रही थी। जब उसने संप्रदाय में प्रवेश किया था तब उसे ज़ुओयान शियाओयू से हारने का कोई दुख नहीं था, लेकिन अब ज़ुओयान शियाओयू की जगह लेने के बाद उसने इतना कुछ किया, फिर भी ये यून ने उससे ज़ुओयान शियाओयू के ठिकाने के बारे में इतने तीखे शब्दों में पूछताछ की। दुआनमू किंगवन को इस बात से जरा भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। दुआनमू किंगवन की प्रतिक्रिया देखकर ये यून एक कदम पीछे हट गया। सोंग बोवेन के प्रति उसके पश्चाताप और क्रोध ने उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया था। माफ करना, ये यून ने कहा। गहन विचार करने पर दुआनमू किंगवन का इस मामले से कोई संबंध नहीं था। दुआनमू परिवार एक छोटा सा पारिवारिक कुल था जिसके मुखिया 7 मंजिला दाव महल स्तर के योद्धा थे। सोंग बोवेन जैसे निजी शिष्य से उनका कोई संबंध होना असंभव था। शायद सोंग बोवेन द्वारा ज़ुओयान शियाओयू का तबादला करवाए जाने के बाद विविध कार्य विभाग ने अनायास ही उसकी जगह किसी और लड़की को चुन लिया था। और चूंकि दुआनमू किंगवन ने पहले भी अपने पारिवारिक संबंधों का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह अगली स्वाभाविक पसंद थी। काफी सोच विचार करने के बाद ये यून ने दुआनमू किंगवन का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी से उठने में मदद की। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस ज़ुओयान शियाओयू को लेकर चिंतित हूँ। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है। मुझे डर है कि शियाओयू मुसीबत में है।
विविध कार्यों का विभाग कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। ये यून ने अपने दिल में उमड़ रहे क्रोध को दबाया और दुवानमो किंगवन से शांत भाव से बात करने की कोशिश की। वह अच्छी तरह जानता था कि जुओयान जियाओयू को ले जाए हुए काफी समय बीत चुका था। यदि सोन बोवेन और दुबला पतला युवक बदला लेने पर तुले हुए थे तो जुओयान जियाओयू के जीतने की संभावना बहुत कम थी। इतने लंबे समय में वे जुओयान जियाओयू के साथ कुछ भी कर सकते थे। ये यून ने अपने कई वर्षों के साधना काल में अनगिनत योद्धाओं को मार गिराया था। हालांकि उसने कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर उसकी वजह से किसी युवती का जीवन बर्बाद हो जाता तो उसे बहुत बुरा लगता। कल सुबह सुबह विविध कार्यों के विभाग में ही लोग मौजूद रहेंगे। मुझे अभी वहीं ले चलो। ये यून के लहजे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। दुवानमो किंगवन कई तरह की भावनाओं से घिरी हुई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यून जुओयान शियाओयू को लेकर इतना चिंतित होगा। मायरीड गॉडरिच के निजी शिष्य होने के नाते एक सम्राट को भी उसका सम्मान करना चाहिए और उससे डरना चाहिए। फिर भी वह एक साधारण नौकरानी के लिए चिंतित था जिसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं था। इससे दुवानमो किंगवन को अचानक जुओयान शियाओयू से ईर्ष्या होने लगी। अगर ये यून उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार कर सकता तो वह उसके लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार होती। विविध कार्यों के विभाग की एक से अधिक शाखाएं थीं। प्रत्येक क्षेत्र में विविध कार्य होते थे जिन्हें पूरा करना आवश्यक था, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में एक विविध कार्य विभाग स्थापित किया गया था। दुवानमो किंगवन ये यून को शिष्यों के निजी क्षेत्र के प्रभारी विविध कार्य विभाग में ले गईं। उस समय विविध कार्यों का विभाग सुनसान और शांत था। ड्यूटी पर केवल एक प्रबंधक मौजूद था। वह लगभग 30 वर्ष का लग रहा था और आराम से एक कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके बगल में एक नौकरानी जैसी दिखने वाली लड़की चटाई पर घुटनों के बल बैठी उसकी मालिश कर रही थी। वह देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन वह भी एक नश्वर इंसान ही थी। हालांकि मायरीड गॉडरिच प्रतिभाशाली और सुंदर दिखने वाली कुंवारी महिला बाहरी संप्रदाय की शिष्याओं को सेविकाओं के रूप में चुनता था, लेकिन चयनित महिलाओं का उपयोग केवल व्यक्तिगत शिष्यों की सेवा के लिए किया जाता था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो मायरीड गॉडरिच ने यह माना था कि कुछ दासियां निजी शिष्यों को आकर्षित करेगी, इसलिए दासियों की प्रतिभा के लिए सख्त आवश्यकता थी। असाधारण प्रतिभा वाली लड़कियां शिष्यों की साधना के स्तर को बढ़ाने में सहायक होंगी, खासकर उनके द्वारा उनकी मूल ऊर्जा को निकालने के बाद। जहां तक प्रबंधक की बात है, उसे स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई विशेष व्यवहार नहीं मिला। उसके बगल में बैठा नौकर संभवतः वही था जिसे उसने खुद खरीदा था। अध्याय 1248 बुरे इरादे। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। और ताकत लगाओ, मैंने तुम्हें किस लिए खरीदा था? प्रबंधक ने असंतुष्ट होकर बड़बड़ाते हुए अपनी पाइप से एक और कश लिया। उसे लोगों के आने का आभास हुआ, पर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह सदियों से विविध कार्यों के विभाग का प्रबंधक था। यह एक लाभप्रद नौकरी थी और उसके विभाग में आने वाले बाहरी संप्रदाय के शिष्य हमेशा उसका सम्मान करते थे। वह एक स्वामी का जीवन जीने का आदी हो चुका था। प्रबंधक गीत क्विंगवन बोला, वहां कौन है? अधेड़ उम्र के मैनेजर ने पाइप नीचे रखा और दुवानमो किंगवन की ओर देखा। उसके बाद उन्होंने ही उन पर एक नजर डाली और आराम से अपनी कुर्सी पर लेट गए। उन्होंने एक बड़ा कश लिया और सुस्ती से कहा, कल फिर आना। मैं अभी कोई काम नहीं करने वाला। शायद किसी बाहरी संप्रदाय का शिष्य यहाँ सामाजिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। पर्याप्त लाभ न मिलने पर वह बात करना भी नहीं चाहेगा, सौदे में हिस्सा लेना तो दूर की बात है। ये यून ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, आपका उपनाम सोंग है। आप सोंग बोवेन परिवार के सदस्य हैं। ये यून को यह भली भांति पता था कि मायरीड गॉडरिच में कई वंशों का लंबा इतिहास रहा है। जब इनमें से कुछ वंश प्रभावशाली स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वे भाई भतीजावाद का सहारा लेते हैं, जिससे उनका वंश मायरीड गॉडरिच में और अधिक मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे ताकतवर बनता जाता है। तुम कौन हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये यून को नाराजगी भरी नजर से देखा। वह ये यून को जानता तो नहीं था, लेकिन दुवानमो किंगवन को देखकर उसे कुछ अंदाजा हो गया था। ये मेरे गुरु ये यून है, दुवानमो किंगवन ने समझाया। अरे युवा स्वामी ही। वह बड़बड़ाते हुए जल्दी से उठा और उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। तो युवा स्वामी ही यहाँ आए हैं। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं सोंग युवानपिन हूँ। देखिए, मैं एक महान व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा हूँ। युवा स्वामी ही, कृपया बैठिए। सोंग युवानपिन ने चापलूसी भरे स्वर में सिर झुकाया। उसकी हद से ज्यादा चापलूसी भरी हरकतें और व्यवहार ये यून को बहुत चिढ़ा रहे थे। क्या तुम्हारे सोंग परिवार ने ही जुओयान शियाओयू का तबादला करवाया था? जुओयान शियाओयू। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? नौकरानियों का तबादला विविध कार्यों के विभाग के मुख्यालय द्वारा तय किया जाता है। सोंग परिवार इसमें दखल कैसे दे सकता है? विविध कार्यों के विभाग को लगा कि अगर जुओयान शियाओयू खाना ले जाते समय उसे गिरा सकती है तो वह नारी है। ऐसी लड़की युवा स्वामी की सेवा के योग्य नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका तबादला कर दिया गया। अब हमने आपके लिए एक नई नौकरानी नियुक्त की है। वह न केवल सुंदर और प्रतिभाशाली है, बल्कि आज्ञाकारी भी है। देखिए वह कितनी समझदार दिखती है, युवा स्वामी की। वह शायद जुओयान शियाओयू से 10 गुना बेहतर है। सोंग युवानपिन कई सालों से विविध कार्यों के विभाग में कार्यरत थे और हर तरह के लोगों से निपटने का सही तरीका जानते थे। उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि ज्यादातर पुरुष पुराने को छोड़कर नए को अपना लेते हैं। ये यून को ऐसी सुंदर युवती देकर उसे यौन सुख भोगने का मौका देना उसके लिए एक ऐसा वरदान होगा जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। जहां तक जुओयान शियाओयू की बात है, वह तो बस एक लड़की थी, औरत से ज्यादा चींटी जैसी। ये यून उसे 2 दिन से भी कम समय में भूल जाएगा। इसलिए सोंग युवानपिन ने जुओयान शियाओयू का तबादला करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसका अंजाम उसकी सबसे छोटी चिंता थी। भला उस जैसी लड़की की परवाह कौन करता?
वैसे भी वह लड़की देखने में काफी आकर्षक थी। अगर उसके पास रुतबा होता तो वह उसे अपने पास ही रखता और उसका आनंद लेता। ये विचार सोंग युवानपिन के मन में कौंध रहे थे, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता रहा। मुस्कुराते हुए व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारा जाता। सोंग युवानपिन को चतुर और धूर्त माना जाता था, इसलिए भले ही वह अपने से कहीं ऊंचे दर्जे के यून का सामना कर रहा था, उसे कोई चिंता नहीं थी। जब तक वह सवालों का जवाब नहीं देता और सारा दोष यून पर डालता रहता, तब तक वह मुस्कुराते हुए चेहरे से यून को आसानी से टाल सकता था। ओह, आपकी व्याख्या काफी तर्कसंगत लगती है। ये यून ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी होते ही उसने अचानक मुक्का मारा। पेंग, एक जोरदार धमाके के साथ सोंग युवानपिन दर्द से चीख उठा। उसके पीछे रखी कुर्सी चकनाचूर हो गई और वह गेंद की तरह पीछे की ओर जा गिरा। उसके पैर की मालिश कर रही नौकरानी बुरी तरह डर गई। उसे लगा जैसे वह मर ही गई हो, लेकिन इतने भीषण विस्फोट के बावजूद उसे कोई चोट नहीं आई। मैं खांसी। सोंग युवानपिन को ये यून ने दांतियन पर वार किया था। उसका मुंह खून से लथपथ था और वह स्तब्ध था। उसे चारों ओर अपनी ही छवि दिखाई दे रही थी, खासकर ये यून की। उन्हें कभी ऐसी भयावह स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। अपनी माफी पूरी करने से पहले ही उन पर हमला हो गया। इस मौके से मैंने तुम्हारा दांतियान हृदय का एक अंक सुरक्षित रखा है। अगला मुक्का तुम्हें अपाहिज कर देगा। आओ, मेरी सहनशीलता की परीक्षा लो। ये यून का अहंकार चरम पर था। वह जानता था कि इससे सोन परिवार नाराज हो जाएगा, पर उसे क्या फर्क पड़ता था। मायरीड गॉडरिज में उसने जो कुछ भी किया, उसका मूल उद्देश्य ओल्ड स्नेक को ढूंढना था। और चूंकि उसने वह लक्ष्य हासिल कर लिया था, इसलिए उसे मायरीड गॉडरिज में रहने की कोई खास जरूरत नहीं थी। यही कारण था कि यून बेलगाम होकर व्यवहार करता था। क्योंकि मायरीड गॉडरिज एक तात्कालिक उपाय था, इसलिए उसके लिए हर जगह धौंस सहने और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने का कोई कारण नहीं था। वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, जिससे उसका मन शांत हो जाता। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ये यून की ये धमकी सुनकर कि वो उसके दांतियान को अपंग कर देगा, सोन युवानपिन का चेहरा पीला पड़ गया। वो अच्छी तरह जानता था कि यून किस तरह का इंसान है। वो अपनी धमकी को जरूर अंजाम देगा। उसने सोन बोवेन को भी पीटने की हिम्मत की थी, तो उसके जैसे मामूली सोन परिवार के सदस्य को पीटना तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। ये यून आखिरकार संप्रदाय गुरु का निजी शिष्य था। सोन परिवार ये यून पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि संप्रदाय गुरु सोन परिवार से नहीं थे। जब समय आएगा, वो युद्ध में स्वयं को बलिदान कर देगा। उसका शोक कौन मनाएगा? यहाँ तक कि सोन परिवार भी उसे सड़क पर मृत जानवर की तरह छोड़ देगा। ज़ुओयान शियाओयू को सोन बोवेन ने अपना नौकर बना लिया था, सोन युवानपिन ने दांत भींचते हुए कहा। अब जब उसने ये यून को बता दिया है, अगर ये यून ने इस मामले पर हंगामा खड़ा किया, तो सोन परिवार को पता चल जाएगा कि खबर उसी ने लीक की थी। उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या उसमें तो वाकई बहुत हिम्मत है? क्या वह एक नौकर के लिए मरना चाहता है? ये यून की आंखों में जानलेवा गुस्सा झलक रहा था। सोन बोवेन कहाँ है? वह प्रायोगिक प्रशिक्षण अभियान पर गया था। उसने परसों संप्रदाय से अनुमति मांगी थी। वह आज सुबह तड़के रवाना हुआ। अब तक वह टेलीपोर्टेशन सिस्टम से गुजर चुका होगा और लाखों मील दूर होगा। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। सोन युवानपिन लगातार बड़बड़ाता रहा। उसे डर था कि यून उसे फिर से मार डालेगी। वह इसे सहन नहीं कर सकता था। प्रायोगिक प्रशिक्षण पर बाहर ये यून की निगाहें ठंडी पड़ गईं। सोन बोवेन और उस दुबले पतले युवक ने एक साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया था। सोन बोवेन ने ये यून जैसे अशुभ सितारे के कारण अपनी चोटों से उबरने के लिए मायरीड गॉडरिज में रुकने की योजना भी नहीं बनाई थी। ये यून ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारे, लेकिन वे चुपचाप सहते रहे। भविष्य में निजी शिष्यों के क्षेत्र में उनका सिर उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। वे वहां कैसे रह सकते थे? दूसरों की बातों और उपहास से तंग आकर उनके पास अनुभवजन्य प्रशिक्षण अभियान पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन इस तरह अपमानित होकर जाना उन्हें मंजूर नहीं था। चूंकि वे ये यून से निपट नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा ज़ुओयान शियाओयू पर निकाला। सोन बोवेन और उस दुबले पतले युवक के दृष्टिकोण से उस लड़की ने ये उनके समर्थन के कारण ही घमंडी व्यवहार किया था। इससे वे दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। अब ज़ुओयान शियाओयू को बाहर लाकर उसके साथ दुर्व्यवहार करना उन्हें एक छोटी सी आध्यात्मिक जीत दिलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये यून द्वारा दी गई हार का एहसास बहुत गहरा होता। यह एक मानसिक राक्षस में बदल रहा था जो उन्हें सता रहा था। यह उनकी भविष्य की सफलताओं को भी प्रभावित कर सकता था। ज़ुओयान शियाओयू पर अपना गुस्सा निकालकर उन्होंने स्थिति को थोड़ा सुधारने का प्रयास किया। ये यून के गुस्से की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। पहली बात तो ये कि यून मायरीड गॉडरिज में किसी को नहीं जानता था। उसके लिए ज़ुओयान शियाओयू के बारे में खबर ढूंढना मुश्किल था। इसके अलावा जिस नौकरानी से उसकी जान पहचान कुछ ही दिनों में हुई थी, वह शायद ही महत्वपूर्ण होती। अगर वह उसे ढूंढने में नाकाम रहता तो शायद वह उसे भूल ही जाता। सोन बोवेन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये यून दूसरों से पूछताछ करते समय इतना हिंसक हो जाएगा। नहीं उसने सोचा था कि सोन युवानपिन इतना काया होगा कि वह तुरंत ही उनको ज़ुओयान शियाओयू के ठिकाने के बारे में बता देगा। लाखों मील, ये यून का दिल बैठ गया। जब वे इतनी दूर उड़ गए थे तो वह उनका पीछा कैसे करता? वे किस दिशा में गए? मुझे नहीं पता, मुझे सचमुच नहीं पता, सोन युवानपिन घबराते हुए बोला। वह तो केवल विविध कार्यों के विभाग का प्रबंधक था, तो भला उसे अपने शिष्यों के प्रशिक्षण स्थल के बारे में कैसे पता चल सकता था? विरोधी संप्रदायों द्वारा शिष्यों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए ऐसी बातें पूरी तरह गोपनीय रखी जाती थीं। आमतौर पर केवल शिष्यों के गुरु ही जानते थे। अच्छा, बहुत अच्छा। ये यून क्रोध से आग बबूला होकर सोन युवानपिन के चेहरे पर पैर रख दिया। बेचारा आदमी कसाईखाने में सुअर की तरह चीख उठा। उसकी हड्डियां चटक गईं और चेहरे की बनावट बुरी तरह बिगड़ गई। सोन युवानपिन को मारना व्यर्थ था।
वह सोन परिवार में एक महत्वहीन व्यक्ति मात्र था। जुओयान शियाओयू को नुकसान पहुंचाने वाले सोन बोवेन और वह दुबला पतला युवक थे। सोन युवानपिन से निपटने का उसका तरीका उसके क्रोध को शांत नहीं कर सकता था, बल्कि इससे सोन परिवार को उस पर हमला करने का बहाना मिल जाता। सोन बोवेन, मैं आमतौर पर तुच्छ आंकड़ों से निराश नहीं होता, लेकिन आपने इसमें सफलता हासिल कर ली है। दशकों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के कारण ये उनके दुश्मन आमतौर पर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। कभी कभार उसका सामना युवा पीढ़ी के किसी प्रतिद्वंद्वी से होता था, लेकिन वह उन्हें आसानी से हरा देता था और बड़े गर्व से उन्हें नजरअंदाज कर देता था। सोन बोवेन कुछ भी नहीं था। 4 दिन पहले यीयुन ने उसे आसानी से कुचल दिया था, लेकिन अब उसने यीयुन को बेहद घृणा से भर दिया था। युवा स्वामी, अब हम क्या करें? दुवानमू किंगवन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। हालांकि वह और जुओयान शियाओयू प्रतिद्वंद्वी थी, लेकिन दोनों नौकरानियों के दर्जे की लड़कियां थीं। उसने अनजाने में जुओयान शियाओयू के अनुभवों को अपना ही मान लिया। एक लड़की के लिए यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। यीयुन ने गहरी सांस ली। उस समय उसके पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, लेकिन सोन बोवेन द्वारा जुओयान शियाओयू को नष्ट करते हुए देखना उसके लिए चुपचाप सहमना संभव नहीं था। हालांकि यह अनुमान लगाना आसान था कि सोन बोवेन और वह दुबला पतला युवक जल्द ही वापस नहीं आएंगे। वे जानबूझकर उससे बच रहे थे, इसलिए उन्हें मारना मुश्किल होगा। लाखों मील की दूरी और दिशा का कोई सुराग न होने पर वह उनका पीछा कैसे करता? अब सोन बोवेन और उस दुबले पतले युवक के गंतव्य के बारे में शायद केवल उनके गुरु एल्डर ताइकिंग ही जानते थे। दुर्भाग्य से एल्डर ताइकिंग से सवाल करना एक मजाक ही होता। अध्याय 1249 अंगूठी में सुखद आश्चर्य। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। विशाल शांत सागर के ऊपर रात का आकाश बादलों से रहित था। चमकीला चांद ऊंचाई पर लटका हुआ था और चूंकि शांत सागर में लहरें नहीं थी, इसलिए उसकी सतह पर चांद का चमकीला और निर्मल प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। यह अनंत शांत सुंदरता के साथ विशाल और दूरस्थ प्रतीत हो रहा था। उसी क्षण एक विशालकाय आत्मायान रात की शांति को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वह सीधे शांत सागर की गहराइयों की ओर अग्रसर था। सिंखोल के शांत समुद्र में कई द्वीप थे। करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में रहने के कारण उन्होंने हर तरह के खजाने उत्पन्न किए। यह आत्माओं का जहाज इन द्वीपों के खजाने की तलाश में उनकी ओर जा रहा था। एक बात जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए वह यह है कि जिन खजानों की वह तलाश कर रहा था, उनसे भी कहीं अधिक अनमोल वह आध्यात्मिक पोत स्वयं था। यह एक सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक यान था, जो शायद दिव्य स्वामी स्तर के विशेषज्ञों के पास भी न हो। यह अत्यंत तीव्र गति से यात्रा करता था और बेहद स्थिर था। इस आध्यात्मिक यान पर एक स्थानिक सरणी स्पेशियल एरे लगी हुई थी, जिससे ये टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग किए बिना लंबी दूरी की यात्रा कर सकता था। आत्मायान अत्यंत महंगा था, फिर भी बाहर इस्तेमाल करने पर इसके चोरी होने का डर न के बराबर था। कुछ ही लोग ऐसे यान का पीछा कर पाते थे और दूसरी बात, यान की सतह पर एक गुप्त घेरा बना हुआ था। यहां तक कि सर्वोच्च साधना स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुके व्यक्ति को भी यान की उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल होता था। यदि कोई उस आध्यात्मिक यान में प्रवेश करता तो वह उसके आलीशान और आरामदायक आंतरिक सज्जा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता। उसके मुख्य केबिन में स्थानिक आयामों के नियम उकेरे गए थे, जिससे 100 फीट लंबा केबिन 100 गुना से भी अधिक बड़ा हो जाता था। वह एक आलीशान महल में परिवर्तित हो जाता था। महल के मुख्य हॉल में 2 बड़े और मुलायम बिस्तर थे। प्रत्येक बिस्तर पर एक एक व्यक्ति आराम कर रहा था। दोनों अपने पैरों को लकड़ी की बाल्टी में भिगो रहे थे। उन दोनों की सेवा में एक एक नौकरानी थी, जो उनके पैर धोती थी। अगर यीयुन यहाँ होता तो वह इन लोगों को तुरंत पहचान लेता। ये कोई और नहीं बल्कि वह दुबला पतला युवक और सोन बोवेन थे। उस दुबले पतले युवक का नाम झांग वुचेन था। हालांकि वह सोन परिवार से नहीं था, फिर भी उससे उसका गहरा संबंध था। उसे अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने 10 साल पहले सोन बोवेन की चचेरी बहन का विवाह उससे करवा दिया था। इस संबंध के चलते झांग वुचेन और सोन बोवेन स्वाभाविक रूप से अच्छे दोस्त बन गए। दरअसल जुओयान जियाओयू को प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए लाने का विचार झांग वुचेन का ही था। जीजाजी, वैसे तो आमतौर पर निजी शिष्य नौकरानी की जिंदगी को ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन ये उन तो बिल्कुल अपवाद है। उसने तो एल्डर लानकिन के बनाए खाने का एक हिस्सा उस रंडी को भी दे दिया। वो शायद इस मामले की जांच करेगा और जब उसे पता चलेगा कि जुओयान शियाओयू को हम ले गए हैं, तो वो इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सोन बोवेन सचमुच चिंतित था। वो भीतर ही यून से सचमुच भयभीत था। इसी कारण उसमें जुओयान शियाओयू पर हमला करने का साहस नहीं था। भाई बोवेन, आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हाँ, आप यून से हार गए, लेकिन आपने केवल 180 वर्षों तक साधना की है। आपकी साधना का स्तर केवल दाव महल के तीसरे तल पर है, जो यून से एक तल नीचे है। इसके अलावा वो छोटा कमीना यून शायद 4-5 शताब्दियों से साधना कर रहा है और नियमों का अध्ययन करने के लिए जानबूझकर अपनी साधना को दबाता है। ये स्वाभाविक ही है कि आप उसे हरा नहीं सकते, मुझे पता है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। हमेशा प्रतिस्पर्धी रहने वाले सोन बोवेन के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उनके और यीयुन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुम इतने निराश क्यों हो? हमने अभी तक यीयुन की उम्र का पता नहीं लगाया है। मुझे शक है कि वह उतना जवान है जितना दिखता है। वह ताकतवर हो सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं है कि हम पलटवार नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा सोंग और झांग परिवार अभी भी हमारा साथ दे रहे हैं। उस छोटे बदमाश के पास हमारे खिलाफ कुछ भी करने का कोई कारण नहीं है, खासकर एक मामूली नौकरानी के लिए। अगर वह ये बात बड़ों की सभा में उठाता है तो वे ज्यादा से ज्यादा हमसे उसे एक नई नौकरानी देने के लिए कहेंगे। सच कहूं तो मैं उस कमीने के इस मामले को आगे बढ़ाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। अगर वो सच में जुआन शियाओयू की परवाह करता है तो और भी अच्छा। मैं उसे सच में घृणा का असली मतलब समझाना चाहती हूँ। मैं उस कुतिया को सबक सिखाऊंगी और उसके साथ का आनंद लूंगी। मुझे पता है कि उसमें भरपूर आदमयीन है और वो अभी भी कुंवारी होनी चाहिए। उस कमीने की उसके साथ आनंद न लेने की अनिच्छा से मुझे फायदा हुआ है। मैं उस कुतिया को इतना मजा दूंगी कि उसे जो चरम सुख मिलेगा उससे वो मौत की कामना करने लगेगी। मैं उसे इतना क्रोधित करना चाहती हूँ कि उसका मन कभी शांत न रहे। सबसे अच्छा तो ये होगा कि उसके क्रोध से एक मानसिक राक्षस पैदा हो जाए। झांग वुचेन ने ये कहते हुए शरारती हंसी हंसी। कुई यान एर, क्या तुमने उस कुतिया को सबक सिखाया? उसे मेरे पास लाओ, अब समय आ गया है कि मैं उसके साथ मजे करूं। बोलते बोलते झांग वुचेन ने अपने बाथरोब उतार दिए, जिससे उनके शरीर के ऊपरी हिस्से की सुडौल मांसपेशियां दिखाई देने लगी। वह अधीरता की कगार पर था। उसने अब तक इसलिए इंतजार किया था क्योंकि सोन बोवेन का दूसरा चाचा उनका पीछा कर रहा था। उसने उनके साथ वेवलेस कॉन्टिनेंट से गुजरते समय निगरानी रखी, जो एक विरोधी संप्रदाय का क्षेत्र था। उसका दूसरा चाचा ये सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ गया था कि कुछ भी अप्रिय न हो। अब जब वे शांत सागर के ऊपर थे तो आसपास कोई नहीं था। आत्मायान की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाने के बाद सोन बोवेन के दूसरे चाचा स्वाभाविक रूप से चले गए। अब वे जो चाहे कर सकते थे। जी हाँ युवा स्वामी। 2 सुडौल बदन वाली नौकरानियां कमर मटकाते हुए जुआन जियाओयू को अपने पास ले आईं। भोज में जुआन जियाओयू को ठोकर मारने वाली नौकरानी यान एर थी। यान एर और कुई 1 साल से ज्यादा समय से झांग वुचेन के साथ थी। झांग वुचेन उन्हें बहुत पसंद करता था, इसलिए उन्हें अपने साथ लाया था। वह जब चाहे उनका आनंद ले सकता था। जुआन शियाओयू को बाहर लाया गया। उसका शरीर चोट के निशानों से भरा हुआ था। उसे कई बार थप्पड़ मारे गए थे, जिससे चेहरे पर कुछ भयानक लाल हथेली के निशान बन गए थे। छोटी वेश्या, अगर रोती रही तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। जल्दी जाओ, हमारे युवा मालिक की सेवा करो। यान एर ने जुआन शियाओयू के बाल खींचे और उसे जमीन पर पटक दिया। देखने में वह भले ही छोटी और प्यारी लगती थी, लेकिन असल में उसका दिल बेहद क्रूर था। उसे इस बात से ईर्ष्या थी कि जुआन शियाओयू को एल्डर लानकिन द्वारा तैयार किया गया आध्यात्मिक भोजन मिल गया था और वह उस कमीनी की आंखें निकाल लेने के लिए तरसी हुई थी। अब उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। जुआन शियाओयू को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी और उसका अंत भयानक होगा। पहले सोन परिवार के दूसरे चाचा की मौजूदगी में यान एर झांग वुचेन के साथ नहीं जा पाती थी, और चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता था, इसलिए वह समय समय पर जुआन शियाओयू को सबक सिखाती रहती थी। जुआन शियाओयू के शरीर पर लगी अधिकांश चोटें उसी ने पहुंचाई थी। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसका चेहरा देखो, तुम्हारे थप्पड़ों से सूजा हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मूड में कैसे आ पाऊंगा? झांग वुचेन ने दुबली पतली जुआन शियाओयू को इस दयनीय हालत में देखकर दुखी होकर कहा। युवक स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने पहले से ही कुछ औषधि तैयार कर रखी है जो उसके घावों को तुरंत ठीक कर देगी, जिससे वह इतनी सुंदर हो जाएगी कि हल्की हवा से भी उसकी त्वचा फट सकती है। युवक स्वामी, आप निश्चिंत होकर उसका आनंद लें। यान एर ने मधुरता और जानबूझकर अपने वस्त्र को ऊपर उठाते हुए अपने स्तनों का एक बड़ा हिस्सा दिखाते हुए दवा की एक बोतल निकाली। झांग वुचेन यान एर को देखकर कामुक रूप से उत्तेजित हो गया। ये छोटी सी लड़की सचमुच बेलगाम थी। यही कारण था कि वह उसे इतना पसंद करता था। लेकिन दूसरी ओर जुआन शियाओयू जैसी नाजुक कली को देखना एक नया अनुभव था। झांग वुचेन अपने बिस्तर से उठा और लकड़ी की बाल्टी से अपने पैर बाहर निकाले। यान एर ने जल्दी से एक कपड़ा लेकर झांग वुचेन के पैर पोंछे। हालांकि झांग वुचेन ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने एक पैर फैलाकर जुआन शियाओयू से कहा, घुटने टेककर मेरे पास आओ। मेरे पैरों को चाटकर साफ करो। अगर तुम मेरी संतुष्टि के अनुसार चाटोगी तो मैं बाद में तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हारी मूल शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें तब तक चूसूंगा जब तक तुम्हारा साधना स्तर गिर न जाए। हालांकि तुम्हारा साधना स्तर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कई तरह की संभोग तकनीकों में माहिर हूँ। एक बार जब मैं उन्हें दिखाऊंगा तो अंतहीन मजा आएगा। हा। झांग वुचेन पागलों की तरह और कुछ विकृत ढंग से हंस रहा था। उसे ये उनकी नौकरानी के साथ मनमानी करने में बहुत मजा आ रहा था। उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत एक ही चीज से थी कि उसकी प्रेमिका का किसी और के साथ संबंध हो। अगर वह प्रेमिका ऐसी होती जिसे उसने कभी छुआ भी ना होता और यहाँ तक कि कुंवारी भी होती तो उसकी नफरत और भी बढ़ जाती। झांग वुचेन का मानना था कि ज्यादातर मर्द इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके नजरिए से सबसे अच्छा एहसास अपने दुश्मनों की औरतों को उनसे छीनकर उनके साथ जबरदस्ती करने में था। और अगर लड़की की प्राकृतिक सुंदरता बरकरार हो तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। वह ये उनसे बदला लेने के लिए सबसे क्रूर तरीका अपनाना चाहता था। इस तरह ये यून द्वारा उसे दिए गए मानसिक राक्षस को वह अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा देगा। मुझे मार डालो। जुआन शियाओयू को यान एर ने जमीन पर गिरा दिया। उसके सुंदर चेहरे पर अटूट क्रोध झलक रहा था। अगर अब उसे ये यून की सेवा करने का सुख नहीं मिल पा रहा था तो कोई बात नहीं। उसे बस इतना करना था कि विविध कार्यों के विभाग द्वारा दिए गए नए काम में अच्छा प्रदर्शन करे। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विविध कार्यों के विभाग में सोन परिवार का कोई सदस्य होगा। उसने खुद सोन बोवेन और झांग वुचेन के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए उसके जाने की व्यवस्था की थी। यह अचानक और क्रूर घटना उसके लिए मानो नरक में गिरने जैसा था। क्या तुम मौत चाहते हो?
यह इतना आसान नहीं होगा। मैंने तुम्हारी साधना शक्तियां सील कर दी हैं, इसलिए तुम अपनी नसों को काटकर खुद को नहीं मार सकते। मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक कुतिया की तरह लेट जाओ। तो तुम इतने दृढ़ हो, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। यान एर। जैसे ही झांग वुचेन बोला, वह यानर की ओर मुड़ा। यान एर ने मोहक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जी स्वामी, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए उसने अपने घने लंबे बालों में से एक पतली चांदी की सुई निकाली। सुई 1 फुट लंबी थी और उसकी कड़ाई से निकलने वाली झिलमिलाहट से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह अस्थि मज्जा में चुभने वाली सुई है। इससे हल्का सा चुभने मात्र से ही व्यक्ति को कामुक चरम सुख प्राप्त होगा। अगर यह मांस में चुभ जाए तो दर्द ऐसा होगा मानो हजारों चाकुओं से काटा जा रहा हो। अगर यह अस्थि मज्जा में घुस जाए तो आत्मा को ऐसा दर्द होगा जैसे उसे फाड़ा जा रहा हो। ये शायद सबसे भयानक दर्द है जिनकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। इसका भरपूर आनंद लें। यान एर के हंसते ही एक और नौकरानी ने ज़ुओयान शियाओयू को पकड़ लिया। उसकी सुई ने धीरे से ज़ुओयान शियाओयू की गर्दन के पिछले हिस्से पर निशाना साधा। ... उस समय ये यून लाखों मील दूर मायरीड गॉड रिज में ही थी। वह दुवानमू किंगवन के साथ अपने निवास पर लौट चुका था। उसका मन उथल पुथल से भरा था और वह खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। चाहे वह समय की गणना कैसे भी करे या विभिन्न तरीकों के बारे में सोचे, ज़ोयान ज़ियाओयू को बचाने का कोई तरीका नहीं था। इससे ये यून को बेहद कड़वाहट महसूस हुई। उसने कसम खाई कि अगर ज़ोयान शियाओयू की बेरहमी से हत्या कर दी गई तो वह एक दिन पूरे सोन परिवार को नष्ट कर देगा और उन्हें भी ज़ोयान शियाओयू के साथ मृत्यु के घाट उतार देगा। सोन बोवेन और उस दुबले पतले युवक के लिए वह उनकी आत्माओं को निकाल लेगा और उनकी हड्डियों को शुद्ध करके अपनी घृणा को शांत करेगा। युवा स्वामी, मैंने शियाओयू के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दुवानमू किंगवन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि उसे ज़ोयान शियाओयू की जगह ये यून की नौकरानी बनने का मौका मिल गया है, लेकिन जब उसे ज़ोयान शियाओयू की स्थिति के बारे में पता चला, जिसमें उसे यातनाएं देकर मौत के घाट उतारे जाने की आशंका थी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। अब सिर्फ पछतावा ही बचा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी किस्मत ज़ोयान शियाओयू पर हो रहे अत्याचारों पर टिकी हुई है। ये बात उसके अंतरात्मा पर भारी बोझ बन गई थी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये यून ने ठंडे लहजे में कहा। उसे दुवानमू किंगवन की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। वह अभी भी बहुत कमजोर था। अगर वह पर्याप्त रूप से मजबूत होता तो वह सोन परिवार पर धावा बोलकर मुखिया को पकड़ सकता था। मुखिया की गर्दन को अपने हाथों से जकड़कर सोन बोवेन का ठिकाना तुरंत पता लगाया जा सकता था। लेकिन अब जब वह मायरीड गॉड रिज में और भी अधिक शक्तिशाली प्राणियों के बीच है, तो वह पर्याप्त शक्ति के बिना नियमों को नष्ट नहीं कर सकता। अगर यह मामला वरिष्ठों की सभा तक भी पहुंचता तो भी सोन परिवार को ही लाभ होता। एक नौकरानी की जान की क्या कीमत होती है। फिर अचानक से तारानकन खटखट 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 दरवाजे पर लगातार दस्तक हुई। दुवानमू किंगवन ने जल्दी से दरवाजा खोला, जबकि ये यून को आगंतुक की पहचान से कोई लेना देना नहीं था। जब दरवाजा खुला तो ये यून ने बेमन से एक नजर डाली। दरवाजे के पास खड़ी थी नागिन लड़की। ये यून ने कई दिनों से नागिन को नहीं देखा था। वह थोड़ा हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यून को उस शिष्य के बारे में काफी अच्छी राय थी जिसे बूढ़े नाग ने संयोगवश अपने साथ ले लिया था। हालांकि उसका मूड खराब था, फिर भी उसने नाग कन्या का सामना करते समय अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की। स्नेक गर्ल ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या मैं नहीं आ सकती? मास्टर ने मुझे कल मायरीड गॉड रेस्टोरेंट में शराब की दावत के लिए आपको याद दिलाने को कहा था। शराब? ये यून को याद आया कि उसने मायरीड गॉड रिज में प्रवेश करने के 5 दिन बाद ओल्ड स्नेक से मिलने का समय तय किया था। कल 5वां दिन था। अगर कुछ दिन पहले की बात होती तो वह बूढ़े सांप से बात करने के लिए उत्सुक होता। उसके मन में उससे पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन अब उसका मन नहीं था। ये यून ने कम रुचि दिखाते हुए हाथ हिलाया और कहा, अपने गुरु को बता देना कि मुझे अभी पीने का मन नहीं है। शायद किसी और दिन, एक और दिन। स्नेक गर्ल ने हैरानी से ये यून की ओर देखा। क्या गलत? गुरु ने मुझसे कहा था कि जब उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आने को कहा था तब तुम तारीख बदल दोगे। मैंने उनकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि तुम उन्हें ढूंढने के लिए इतनी दूर मायरीड गॉड रिज तक आए हो, तो तुम तारीख क्यों बदलोगे? किसे पता था कि उनकी बात सच निकलेगी? तुम सचमुच तारीख बदल रहे हो क्या? ये यून चौंक गई। बूढ़े सांप ने सही अनुमान लगा लिया था। मास्टर ने यह भी कहा कि उनके पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। एक बार जब तुम इसे देख लोगी तो तुम तारीख बदलना नहीं चाहोगी और तुम उन्हें सबसे अच्छी शराब भी पिलाओगी। जब स्नेक गर्ल बोल रही थी, उसने उसे एक अंतरस्थानिक अंगूठी सौंप दी। ये यून अचंभित था। अंतरस्थानिक अंगूठी को पकड़ते ही उसे एक संभावना का हल्का सा एहसास हुआ। उसने उसे छुआ और उसमें से एक प्राचीन और सादी कांसे की गोलाकार डिस्क निकाली। यह एक डिस्क एरे था। ये यून ने कांसे डिस्क सरणी पर खुदे हुए विभिन्न प्रतीकों को देखा। तुरंत ही वह समझ गया कि यह एक लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन सरणी है जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। ये यून के गुरु परम आनंदित वर्षा देवता थे, इसलिए उन्हें स्थानिक आयामों के नियमों की गहरी समझ थी। उन्होंने शीघ्र ही टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना सीख लिया। इस तरह के एक बार इस्तेमाल होने वाले टेलीपोर्टेशन उपकरणों का केवल एक ही जोड़ा था। यदि एक टेलीपोर्टेशन डिस्क सरणी का उपयोग किया जाता तो व्यक्ति तुरंत दूसरी टेलीपोर्टेशन डिस्क सरणी पर प्रकट हो जाता। किसी निश्चित टेलीपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं थी। ये हो सकता है। ये यून को अचानक एक संभावना सूझी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कहा, किंगवन, नाग कन्या का ख्याल रखना। मैं एकांतवास के लिए अपने साधना कक्ष में जा रहा हूँ। मुझे परेशान मत करना और इस डिस्क एरे के बारे में किसी को मत बताना।
समझी। ये यून के ये शब्द कहते ही उसका शरीर हवा के झोंके की तरह गायब हो गया, जिससे दुवानमु किंगवन और नाग कन्या अवाक रह गई। दोनों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। युवा मालिक अचानक इतने उत्साहित क्यों हो गए हैं? उस डिस्कैरे में क्या गड़बड़ है? दुवानमु किंगवन ने उत्सुकता से बुदबुदाया। जाहिर है वह डिस्कैरे को समझ नहीं पा रही थी। स्नेक गर्ल भी अंदाजे पर ही टिकी रही। वह सालों से ओल्ड स्नेक का पीछा करती रही, लेकिन कुछ खास नहीं सीख पाए। ज्यादातर समय वह ओल्ड स्नेक को उसकी बुरी आदतों में लिप्त देखती रहती थी। ओल्ड स्नेक ने उसे जो कौशल सिखाए थे वे तो बस एक घटिया ओल्ड स्नेक डिवाइन स्किल थे। सिर्फ नाम सुनकर ही लोग अवाक रह जाते थे। नाग कन्या की पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने उम्मीद बनाए रखी और प्राचीन नाग दिव्य कौशल का लगन से अभ्यास किया। हालांकि उसकी घटिया साधना तकनीक बेहद औसत दर्जे की थी। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद भी वह बेकार साबित हुई। स्नेक गर्ल को ओल्ड स्नेक द्वारा दिए गए डिस्कैरे में कुछ भी खास नजर नहीं आया। उसे तो लगा कि बूढ़े ने जमीन से कुछ कूड़ा कचरा उठा लिया है। भला किसने सोचा था कि यून डिस्कैरे को देखकर इतनी उत्साहित हो जाएगी। उसी क्षण ये यून अपने साधना कक्ष में प्रवेश कर चुका था। उसने तुरंत सरणी निर्माण को सक्रिय किया और कक्ष को सील कर दिया। उसने गहरी सांस ली और कांसे डिस्क सरणी को उठाया। उसने अपनी युवांची ऊर्जा उसमें प्रवाहित की और एक एक करके मंत्र प्रकाशित होने लगे। एक स्थानिक द्वार धीरे धीरे खुल गया। अध्याय 1250 जीवन मृत्यु से भी बदतर है। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। आत्माओं के जहाज के भीतर स्थित महल में एक लड़की चीखी। यह एक दिल दहला देने वाली चीख थी। यह तो बस तीसरी बार है। मैंने अभी तक तुम्हारी अस्थि मज्जा तक भी नहीं पहुंचाई है, लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारा पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे तुम्हें थोड़ा पानी पिला देना चाहिए। शायद तुम पेशाब रोकने में असमर्थ हो जाओ। यान एर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कई बार औरतें मर्दों से भी ज्यादा निर्दयी हो सकती हैं। सत्ता और लाभ की लड़ाई में कई औरतें तरह तरह की साजिशें रचती हैं और सबसे क्रूर तरीके भी अपनाती हैं। ये परिस्थितियां अक्सर राजमहल के हरम, बड़े पारिवारिक समूहों और बड़े संप्रदायों में घटित होती थीं। ऐसी परिस्थितियों के कारण महिलाओं में बुरे विचार उत्पन्न होते थे। तुम्हारे मज्जा में सुई चुभने के बाद भी इतनी देर तक इस दर्द को सहना, क्या ये संभव है कि तुम अब भी इस उम्मीद से चिपकी हुई हो कि तुम्हारा छोटा प्रेमी तुम्हें बचाने आएगा? हम मायरीड गॉडरिच से लाखों मील दूर हैं। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि तुम्हारे प्रेमी को पता नहीं है कि तुम यहाँ हो, लेकिन अगर उसे पता भी चल जाए तो वह इस आत्मा जहाज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें 1 घंटे में एक आज्ञाकारी कुतिया बना दूंगा। दरअसल शायद आपको ये पता न हो, लेकिन आपको यहाँ लाने से पहले छोटे मालिक ने ये उनके पास एक बेहद खूबसूरत और छोटी सी हसीना को भेजा था। शायद वह इस समय उस हसीना के साथ यौन सुख का इतना आनंद ले रहे हैं कि उनके पास आपके बारे में सोचने का भी समय नहीं है। यान एर को अब भी इस बात से ईर्ष्या हो रही थी कि यून ने एल्डरलानकिन द्वारा पकाया गया भोजन ज़ुओयान शियाओयू को दे दिया था और जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। ज़ुओयान शियाओयू को स्पष्ट रूप से पता था कि यून के लिए उसे बचाना असंभव था। उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने इतने लंबे समय तक इसलिए सहन किया क्योंकि वह जानती थी कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन भले ही उसकी किस्मत में जान गंवाना लिखा था, मरने से पहले वह अपनी बची खुची गरिमा को भी खोना नहीं चाहती थी। यान मैंने तुम्हें इस लड़की के परिवार की जांच करने के लिए कहा था। क्या तुम्हें कुछ पता चला? झांग वुचेन ने अचानक पूछा। ये सुनकर यान एर खिलखिलाकर हंस पड़ी। युवक, मैं आपके निर्देशों को कैसे भूल सकती हूँ। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता लगाने में केवल 2 दिन लगे। इस लड़की के पिता का बहुत पहले निधन हो गया था। वह अपनी माँ का उपनाम इस्तेमाल करती है और मुझे लगता है उसका नाम ज़ुओयान शू है। उद्धरण चिन्ह। जब उसने अचानक अपनी माँ का नाम सुना तो ज़ुओयान ज़ियाओयू का शरीर जोर से कांप उठा। उसने झांग वुचेन की ओर देखा। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान उसे बेहद घिनौनी लग रही थी। ज़ुओयान शियाओयू का दिल कांप रहा था। उसे लगता था कि अकेले ही सब कुछ सहना काफी है। ज्यादा से ज्यादा वह गरिमा के साथ मर जाएगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ भी इसमें फंस जाएगी। वह एक पहाड़ी गांव से निकलकर युद्ध के मार्ग पर चल पड़ी थी। अंततः वह असंख्य देवताओं की पर्वतमाला में प्रवेश कर गई। उसका प्रारंभिक उद्देश्य अपनी माँ को, जिसने उसे बड़ी मेहनत से पाला पोसा था, एक सुखमय जीवन देना था। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अंत में वह अपनी माँ को ही मुसीबत में फंसा देगी। मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ज़ुओयान शियाओयू मानसिक रूप से टूट जाने के कारण जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मैं तुम्हारी माँ को कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। इधर आओ और आज्ञाकारी होकर मेरे पैर चाटकर साफ करो। फिर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मुझसे अपने शरीर में प्रवेश करने की विनती करो। अगर तुम्हारी चीखें मुझे उत्तेजित कर दें और तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी मां सुखमय जीवन जिएगी, झांग वुचेन ने घमंड से कहा। हर किसी की कमजोरी होती है। ज़ुओयान शियाओयू भला उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी? हाँ, जीजाजी आप तो कमाल के हैं। लगता है ये लड़की बहुत जल्दी मान जाएगी। कैसा रहेगा अगर आप उसकी आदिम ऊर्जा का आनंद ले और उसके बाद का सारा समय मुझ पर छोड़ दे? मुझे भी उसका आनंद लेने दीजिए, सोन बोवेन ने हंसते हुए कहा। पहले शायद वही यून को लेकर चिंतित था, लेकिन अब उसने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया था। उसने बाकी सब कुछ सोचने से पहले आनंद लेने का फैसला किया। वैसे भी अनुभवजन्य प्रशिक्षण कई वर्षों तक चलेगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो उसकी ताकत में काफी वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल कर सकते हैं। झांग वुचेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर ज़ुओयान शियाओयू की ओर देखा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या चाटने नहीं आ रहे? क्या तुम्हें अपनी माँ के जीवित रहने की कोई परवाह नहीं? ज़ुओयान शियाओयू को बिना कोई कार्रवाई किए जमीन पर घुटने टेकते देख झांग वुचेन अधीर हो गया।
यान एर ने जुओयान शियाओयू का कान खींचा। क्या तुमने छोटे मालिक का सवाल सुना? यान एर ने चांदी की सुई को धीरे से पकड़ रखा था, तभी दूसरी नौकरानी खिलखिला उठी। झांग वुचेन की सेवा करते हुए और मायरीड गोडरेज में व्याप्त षड्यंत्रों को झेलते हुए कई वर्षों के बाद उसका दिमाग कुछ विकृत हो गया था। वह एक नाजुक लड़की को अपनी ही तरह कामुक और व्यभिचारी बनते देखना चाहती थी। ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते। अली एक्सप्रेस, अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस, ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस, अब मुझे कहाँ वार करना चाहिए? तुम्हारे कान तो बड़े सुंदर दिखते हैं, अगर मैं इसे तुम्हारे कान में चुभो दूं तो क्या होगा? जैसे ही यान एर बोल रही थी, सुई धीरे धीरे जुओयान शियाओयू के कान के पास पहुंच गई। दर्द के ख्याल मात्र से ही लोग कांप उठते थे, लेकिन जुओयान शियाओयू पर कोई असर नहीं हुआ। वह निराशा से पूरी तरह व्याकुल होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। आज न सिर्फ उसकी मृत्यु होने वाली थी, बल्कि वह अपनी सारी गरिमा भी खो देगी। वेश्या, इसका आनंद लो। यान एर ने जुओयान शियाओयू के कान का पर्दा फाड़ने की कोशिश में पूरी ताकत से चांदी की सुई घुसा दी, लेकिन उसी क्षण उसे अपनी कलाई ठंडी महसूस हुई, मानो उस पर बर्फीली हवा चल गई हो। इसके बाद उसे लगा कि उसका हाथ संतुलन खो बैठा है। यान एर का सुई पकड़े हुए हाथ सीधे जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर यान एर स्तब्ध रह गई। वह अपनी कलाई को देखती रही, जो खून से लथपथ होकर ठूंठ जैसी हो गई थी और उससे लगातार खून बह रहा था। मेरा हाथ, मेरा हाथ! यान एर ने अपनी कलाई पकड़ते हुए जोर से चीख मारी और उसे ठंडे पसीने आने लगे। कौन है भाई? झांग वुचेन घबरा गया। वह सोन परिवार के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक पोत पर सवार था। इसकी रक्षात्मक और गुप्त संरचनाएं उत्कृष्ट थीं। भला कोई इस आध्यात्मिक पोत में घुसपैठ करके यान एर का हाथ बिना किसी की नजर में आए कैसे काट सकता था? सोन बोवेन भी तुरंत अपने बिस्तर से उछल पड़ा और उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छुआ। लेकिन उसी क्षण सोन बोवेन ने अपने ऊपर तीव्र हत्या की भावना को केंद्रित होते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो हिलते ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। उसने देखा कि हॉल के अंधेरे कोने से एक आकृति बाहर निकली। ऐसा लग रहा था मानो हॉल सीधे नरक की ओर जाता हो और वह व्यक्ति नरक की भयंकर आग के साथ नरक से बाहर निकल रहा हो। उसने काले वस्त्र पहने हुए थे और उसके शरीर के चारों ओर धूसर लपटें मंडरा रही थीं। लपटें हल्की हल्की चटक रही थीं और शांत प्रतीत हो रही थीं, लेकिन अत्यधिक तीव्र ऊष्मा तरंग पूरे शून्य को जलाती हुई प्रतीत हो रही थी। जब वह व्यक्ति हॉल के बीचों बीच पहुंचा तो सभी ने अपनी सांसें थमसी लीं। युवा स्वामी! पीड़ा से बेहाल जुओयान शियाओयू ने यी यून का चेहरा देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वह सपना देख रही थी? ये यून! उस आकृति को देखते ही सोन बोवेन बुरी तरह भयभीत हो गया। असंभव! झांग वुचेन को यह अविश्वसनीय लगा। ये यून को देखते ही उसका शांत चेहरा उतर गया और वह तुरंत घबरा गया। ये यून इस आध्यात्मिक यान में कैसे प्रकट हो सकता था? रवाना होने से पहले ये यून एकांतवास में था। उसके लिए आध्यात्मिक यान में घुसपैठ करना असंभव होना चाहिए था। आखिर इस यान की रक्षा सोन बोवेन के दूसरे चाचा सोन गुआंगयान कर रहे थे। सोन गुआंगयान दिव्य स्वामी स्तर पर था और वह सोन परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। भले ही ये यून चुपके से आत्मायान पर सवार हो गया हो, सोन गुआंगयान की नजरों से उसका बच निकलना असंभव होना चाहिए था। जहां तक आत्मा के जहाज का पीछा करने और उसमें घुसपैठ करने की बात है, वह तो और भी असंभव था। वे गुप्त रूप से और बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा महान यात्रा मार्ग नामक आध्यात्मिक पोत वास्तव में सोन गुआंगयान का था। इसे खरीदने के लिए उन्हें कई वर्षों तक बचत करनी पड़ी थी। सोन बोवेन और झांग वुचेन की सुरक्षा को वे बहुत महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने इस यात्रा के लिए इसे उन्हें उधार दिया था। भले ही यी यून के पास अपार क्षमता थी, फिर भी उसके लिए चुपचाप जहाज पर चढ़ना असंभव था। इसके अलावा उसके प्रकट होने का क्षण बिल्कुल सटीक था। सोन गुआंगयान 1 घंटे पहले ही आत्मायान से निकल चुका था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह पहले ही टेलीपोर्टेशन सरणी से गुजर चुका था। वह अब लाखों मील दूर था और उसके लिए वापस आकर उन्हें बचाना असंभव था। ये यून ऐसा करने में सक्षम कैसे थी? क्या तुम भूत हो? डर से कांपते हुए झांग वुचेन ने चीख कर कहा। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं भूत हूं या नहीं, लेकिन बहुत जल्द आप भूत बन सकते हैं। ये यून की आवाज में क्रोध था। उसने वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और कई लोगों को नाराज किया था। हालांकि झांग वुचेन जैसा कोई दूसरा नहीं था। हालांकि उसने यी यून को सीधे तौर पर उकसाया नहीं था, फिर भी उसके कार्यों और उसकी बदमाशी को देखकर यी यून का मन करता था कि उसे मक्खी की तरह कुचलकर मार डाले। उफ! यी यून की आवाज जैसे ही धीमी हुई, उसके शरीर से एक प्राचीन और विशाल आभा निकली। इसने आसपास के वातावरण को एक काले दायरे में ढक लिया। ये यी यून की विनाशकारी शक्ति थी। उसने सबको अपने विनाश क्षेत्र में समेट लिया था। यह क्या है? झांग वुचेन ये देखकर घबरा गया कि वह विनाश के क्षेत्र में फंस गया है। उसने पहले कभी ऐसे नियमों का सामना नहीं किया था। उसी क्षण यी उनके शरीर के भीतर मौजूद विधर्मी देवता अग्नि बीज बाहर निकल आया, जिससे आसपास के वातावरण पर भीषण गर्मी की लहरें दौड़ गईं और हर कोई दम घुटने लगा। यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। झांग वुचेन दहाड़ा। वह दाव महल की 7वीं मंजिल पर था, जो यी यून से 2 स्तर ऊपर था। इसके अलावा उसकी शक्ति सोन बोवेन से कहीं अधिक थी, इसलिए यद्यपि उसे यी यून से लड़ने में कुछ झिझक थी, फिर भी उसे विश्वास था कि वह मुकाबला कर सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बयान समाप्त किया, वाह! ये यून का शरीर भूत की तरह गायब हो गया और पलक झपकते ही झांग वुचेन के सामने प्रकट हो गया। वह बहुत तेज था। हाँ, झांग वुचेन दहाड़ते हुए अपनी छिपी हुई तलवार निकाली और सीधे यी यून के गले पर वार किया। लेकिन उसी क्षण आसपास के काले क्षेत्र ने अवर्णनीय शक्तियां संचारित की, जिससे उसकी युवांची ऊर्जा तेजी से नष्ट हो गई।
उसने जो भी शक्ति एकत्रित की थी वह पल भर में ही नष्ट हो गई। इसके बाद ये युन ने झांग वुचेन के पेट में जोरदार घूंसा मारा। पेंग, एक जोरदार धमाके के साथ झांग वुचेन एक झींगे की तरह झुक गया। तू उद्धरण चिन्ह। झांग वुचेन ने अपना पेट पकड़ लिया और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह भय और निराशा से भरा हुआ था। उसने पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भले ही उसने ये युन की ताकत का बहुत अधिक अनुमान लगाया था, लेकिन उसका अनुमान ये युन की वास्तविक ताकत से बहुत दूर था। विनाशकारी कानूनों ने उसे किसी भी प्रकार की शक्ति जुटाने से रोक दिया और न ही वह प्रतिरोध करने की शक्ति जुटा सका। ये युन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी युआनची एक रस्सी में बदल गई, जिससे झांग वुचेन बंध गया। झांग वुचेन को इस तरह लटकाया गया कि उसके हाथ पैर ये युन के सामने फैले हुए थे। ये युन ने ठंडे लहजे में झांग वुचेन को देखा। लगता है तुम्हें औरतें पसंद हैं। ये युन के शब्दों ने मानो उसे बर्फ की गुफा में धकेल दिया हो। उसे अचानक तीव्र बेचैनी महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है? ये युन, रुको। झांग वुचेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि युन ने झांग वुचेन के पैरों के बीचों बीच लात मार दी। पेंग, हथौड़े से अंडे कुचले जाने जैसी कर्कश आवाज के साथ झांग वुचेन ने एक तीखी चीख मारी। ये युन की लात से उसके गुप्तांग चकनाचूर हो गए थे। पुरुषों के लिए इससे अधिक असहनीय पीड़ा और कोई नहीं हो सकती। हालांकि झांग वुचेन का शरीर पूरी तरह से बंधा हुआ था। उसके निचले शरीर में चाहे कितना भी दर्द हो, वह उसे संभाल नहीं पा रहा था। उस क्षण झांग वुचेन की यही इच्छा थी कि वह तुरंत मर जाए।